हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आइए हम शुरू करते हैं जो हमने एक सीरीज चला रखी है कि पिछले 5 सालों का हम पीवाईक्यू अगले 10 दिनों में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहता हूँ मैं आपको कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। क्योंकि कल तीसरा दिन था 2023 का, हमने वीडियो अपलोड कर दिया 2 पार्ट में। 2 पार्ट में 2022 का वीडियो आएगा, फिर ऐसे 21 का आएगा, फिर 20 का आएगा। और अभी आंसर की यूपीएससी की ऑफिशियल आई नहीं है 2024 की, तो इसलिए मैंने उसको रोक रखा है। शायद कुछ 6-7 दिनों में आ जाएगी तो हम उसको भी करवा देंगे। अच्छा, कल वीडियो क्यों नहीं डाल पाया उसका एक रीज़न था, ऐसा नहीं था कि वीडियो प्रिपेयर नहीं था, पर एक गलती मुझसे उसमें बहुत बड़ी हो गई। मैंने उसका माइक सेट नहीं करा हुआ था और मुझे लगा कि नहीं, माइक सही प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। और उसको मैंने पीडीएफ में वो ट्राई किया था कि पीडीएफ में पढ़ाता हूँ आपको। फिर बाद में मुझे लगा उसमें कुछ मैप वगैरह कुछ आप एक्स्ट्रा इंक्लूड करना चाहो तो पीडीएफ में पढ़ नहीं पाता है। और जब मैंने फाइनली देखा 2 घंटे की मेहनत के बाद, 2 घंटे मैंने वीडियो को ट्राई किया बनाने के लिए, फिर जब एडिट करने गया तो उसमें वॉइस थी ही नहीं, बस केवल वीडियो वीडियो ही था सादा। तो इस वजह से कल वीडियो पढ़ नहीं पाया। और ये वीडियो दोपहर में बनाना पड़ता है मुझे क्योंकि सुबह में काम रहता है, तो दोपहर में फ़ैन ऑफ करके कड़ी धूप में वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप इसको सपोर्ट करें और आप देखें। पिछले 5 साल का अगर आप पीवाईक्यू देख ले जाएँगे तो इससे क्या होगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनता है। अगर आप 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करते हैं, आप बेसिकली देखो ना कि आप पेपर दे के आते हो, फिर अलग-अलग कोचिंग ये कहती हैं कि पेपर बहुत ईज़ी था। पेपर ईज़ी था, लेकिन उनकी आंसर की आपका पेपर सुबह खत्म हो जाता है साढ़े 11 बजे और उनकी आंसर की 5 बजे 6 बजे तक थोड़ी ऐसी आती है जिसमें भी मिस्टेक्स होती हैं। अब सोचो कि हिस्ट्री का टीचर केवल हिस्ट्री के आंसर की बना रहा है, सॉरी ज्योग्राफी का टीचर ज्योग्राफी के आंसर की बना रहा है। वो इतना मेहनत करते हैं फिर भी उनसे गलती हो जाती है, वो 7-8 घंटे का टाइम लेते हैं। फिर आपसे कहते हैं कि नहीं, पेपर तो ईज़ी था, 2 घंटे में हो जाना चाहिए था। उनसे खुद से 10-15 क्वेश्चन नहीं हो रहे। मैं ऐसा नहीं किसी की बुराई कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप फ़ील करते हो ना, वो बाहर बैठ के कोई फ़ील नहीं कर सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो पेपर 2 घंटे में आप सॉल्व करके आते हो, जितनी डिटेल से वीडियो पढ़ाया जा रहा है, वो 2 घंटे में नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ढाई घंटे के अप्रॉक्स लग ही जाता है। ढाई घंटे, 2 घंटे 40 मिनट ऐसे लग जाता है। मैंने सोचा कि इसको और स्पीड में करूँ, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये ऑप्शन आपने बता दिया कि ए सही है, इसका बस आगे बढ़ के कोई मतलब नहीं बनता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ वाला हम प्लान ड्रॉप करते हैं, इसी में पढ़ाते हैं हम स्लाइड्स में ही। तो 2022 का पहला क्वेश्चन है। ये सेट ए है, जो उस टाइम पे पेपर आया था उसका। पहला क्वेश्चन है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। सारी मेहनत कल की थी, आज फिर से वही मेहनत करने जा रहा हूँ मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक-एक करके। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में पूछ रहा है, आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू लोन देती है लोगों को, ठीक? तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन-सी है, ये बाद में देखते हैं, पहले रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो नॉन कंसेशनल लोन दिया जाता है, मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे आप किसी को, मिडिल इनकम कंट्रीज़ को अगर आप लोन दे रहे हो, जो ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, जिनकी मार्केट डेवलप कर रही है, उनको इस पे दिया जाता है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन अगर वहीं पे आप लो इनकम कंट्रीज़ हैं, आपको डेवलप करवाने के लिए, मतलब आपके यहाँ मार्केट को बढ़ाने के लिए आपको लोन चाहिए, आपको इंफ्रा डेवलप करना है, तो आपको कंसेशनल लोन मिलता है। कंसेशनल लोन दिया जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, ठीक? और ये एक टाइप का इमरजेंसी फंड होता है, हर टाइम पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है, कोई और लोन नहीं दे रहा है, तब आप जाते हैं किसके पास? अब आप जाएँगे आईएमएफ के पास। तो आंसर इसका क्या है? आईएमएफ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, दोनों। 2 इसीलिए दिया गया है क्योंकि एक होता है मिडल इनकम कंट्रीज़ के लिए और जो क्रेडिट फैसिलिटी है, वो होती है लोअर इनकम कंट्रीज़ के लिए। और अलग-अलग ऑप्शन को हम देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना था। इसमें 68 मेंबर्स हैं, इंडिया भी मेंबर है। जापान और यूएस का इसमें बोलबाला है, इसलिए चाइना इसमें है नहीं, ठीक? ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, यानी फिलीपींस में है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ इसमें मुझे नहीं लगता है कि अगला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपने पढ़ा ही होगा, माराकेस कन्वेंशन हुआ था 1944 में, उससे 3 बॉडीज़ निकल के आई थी। एक आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, दूसरा आपका आईएमएफ हो गया, तीसरा जीएडबल्यू जो बाद में डब्ल्यूटीओ हो गया 1995 में शायद। हाँ, डब्ल्यूटीओ हो गया, वो पहले जीएडबल्यू बन के आया था, ठीक? अगला आता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव। तो जो आपका यूएनईपी है, ये 1972 या 1992 शायद स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, तब ये बना था। थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हूँ इसमें, एक क्योंकि एक यूएनडीपी है और एक यूएनईपी है, शायद ये 1972 में बना था, ठीक? तो बस इससे रिलेटेड इतना ही। अब एनवायरनमेंट प्रोग्राम है तो इसका काम क्या हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और उसी के लिए कभी भी अगर ये मतलब लोन देता है, फंडिंग करता है, तो उसी से रिलेटेड करेगा। वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इसकी 5 अलग-अलग, सॉरी 5 इसके, ये मान लो कि अलग-अलग इसके अंदर बॉडीज़ बनी हुई हैं, ठीक? अब उसमें एक आईबीआरडी आता है, आईडीए आता है और इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन आईएफसी कुछ करके एक आता है। एक आता है आईसीडीआईएस ऐसे कुछ करके, क्या आई ऐसे कुछ करके, और एक आता है एमआईजीए, ठीक? ये अगर आपको देखना है
तो मैं इसमें कार्ड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में आपको लिंक दे दूँगा, जो मैंने विज़न आईएएस का वो बनाया हुआ था। इकॉनमी की मैगज़ीन का वीडियो बनाया हुआ है, 3 वीडियो बनाए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ केवल आप वही 3 वीडियो देख लो, मैक्सिमम इकॉनमी के जितने क्वेश्चन्स होते हैं आप कर ले जाओगे, उसमें मैंने आपको ये सब बताया हुआ है। ये 5 जो बॉडीज़ हैं इसकी वर्ल्ड बैंक के अंदर में, जैसे आईबीआरडी का काम होता है कि कहीं पे वॉर रेवेज्ड हो गया हो, जैसे यूक्रेन, अब वहाँ के इंफ्रा डेवलप करना है। आईएफसी एक प्राइवेट बॉडी है, उसका काम होता है कि जैसे किसी कंपनी को, किसी कंट्री को लोन चाहिए तो हायर इंटरेस्ट रेट पे देता है, आईडीए कम इंटरेस्ट रेट पे देता है, लो इनकम कंट्रीज़ को लोन देता है। आईसीएसआईडी जो होता है, इसका मेंबर इंडिया नहीं, एमआईजीए का क्या काम होता है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, अलग-अलग इंश्योरेंस इन द सेंस कि अगर आपके यहाँ कोई एफडीआई करना चाहता है तो वो कहता है कि आप एफडीआई करो इस कंट्री में जाकर के, हम आपको इंश्योरेंस देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम भरपाई करेंगे उसकी, ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया करने में। अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है, आप एक काम करना, पेपर लेके भी सामने बैठना, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही ना साफ दिखे, तो पेपर आप सामने रखे रहना, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको लिखना भी तो पड़ेगा पेपर पे, तो इसलिए। तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। दूसरा कह रहा है, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तीसरा कह रहा है, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन एनईईआर एंड आरईईआर। नॉर्मल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं। आपने एक्सचेंज रेट सुना है? कहते हैं $1 इस टाइम पे हो गया है आपका कुछ 80-85 रुपए का, इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। और नॉर्मल नॉमिनल एक्सचेंज रेट आपका होता है, इसी को आप नॉमिनल कह सकते हैं, ठीक? जो आप $1 इक्वल टू आप रख रहे हैं कि 85 रुपीज़। अब इसमें इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैसे आता है? जब आप नंबर ऑफ करेंसीज रख लें, $1 इक्वल टू समथिंग, 1 यूरो इक्वल टू समथिंग, आपने रख लिया एक रशियन करेंसी इक्वल टू समथिंग रूपी में। आपने अलग-अलग सपोज़ करो आपकी कोई गल्फ कंट्रीज़ की करेंसी है, उसके इक्वल टू आप रख रहे हो। तो अलग-अलग जब बास्केट ऑफ करेंसीज़ रखते हो, उसका मूल्य आप देखते हो कि कितना हमें देना पड़ेगा। अगर 1 रूपी उनके यहाँ का लेना है, तो हमारे यहाँ का खुद की करेंसी के कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो इसको कहते हैं इफेक्टिव। इफेक्टिव कैसे बनेगा? बास्केट में रख दिया आपने ना, एक आपको तरीका पता हो गया कि हमारी करेंसी अलग-अलग करेंसीज़ के कंपैरिज़न में एप्रिशिएट कर रही है, मतलब वैल्यू इसकी बढ़ रही है या कम हो रही है। इसको इफेक्टिव कहते हैं। अब नॉमिनल का मतलब है अगर आपने इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया है, और रियल का मतलब है आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया, ठीक? अब देखो ये एक फ़ॉर्मूला होता है, ये होता है कि अगर आपको पता करना है एनईआर क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट पता करना है आपको, तो आपको डॉलर में देखना है। तो $1 डिवाइडेड बाय इस टाइम पे ₹80 आप मान के चलो, ठीक? अब 1 को अगर आप 80 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? पहले आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक ऐसे आगे ज़ीरो लगाओ, पॉइंट लगाओ, 1 ज़ीरो बढ़ा, फिर इसके बाद 1 ज़ीरो लगाओ, 1 ज़ीरो और बढ़ा, ठीक? उसके बाद आप डिवाइड करते हो तो 125, ठीक? ये आ रहा है, 0.0125। अगर आप ये 70 कर दोगे तो 0.0 समथिंग कुछ और आएगा, 14 कुछ करके आएगा। 6 कर दोगे तो कुछ और आएगा, मतलब ये डेटा तो बढ़ रहा है ना, लेकिन जब आपका ये कम हो रहा है, मतलब $1 के मुकाबले मुकाबले अगर आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये रेट जो आपका बढ़ रहा है, जो आपका वैल्यू आ रहा है, वो बढ़ रहा है। इसका मतलब आपकी रूपी एप्रिशिएट कर रही है। तो जब आपकी रूपी एप्रिशिएट करेगी ना, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है। इफेक्टिव नॉर्मल एक्सचेंज रेट की बात मैंने आपको बता दी फ़ॉर्मूला, तो इफेक्टिव का वही मतलब हो गया। अलग-अलग करेंसी में आप देख लो, सब करेंसीज़ में देख लिया आपका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। मतलब आप एक चीज़ रट लो, या तो फ़ॉर्मूला रट लो या ये रट लो कि अगर आपकी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है तो नॉर्मल एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, ठीक? और दूसरा कह रहा है कि अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज, अब रूपी आपकी अगर एप्रिशिएट कर रही है तो नॉर्मल भी बढ़ेगा और रियल भी बढ़ेगा, ठीक? इन्फ्लेशन हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्टफुल हो, लेकिन फिर भी वो बढ़ेगा ही। और ये कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि अगर आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो आपका ट्रेड कॉम्पिटिटिव होगा। आप सुनते हैं ना कि जब कहते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, तो आप कहते हैं चलो रुपया गिर गया, एक फ़ायदा इसका हुआ कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाएँगे, मतलब ट्रेड कॉम्पिटिटिव हो पाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपकी रूपी एप्रिशिएट कर रही है, दूसरे स्टेटमेंट का मतलब यही है, तो एप्रिशिएट करने पे तो ट्रेड कॉम्पिटिटिव हो नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, अब देखो इन्फ्लेशन की बात आ गई, कह रहा है डोमेस्टिकली अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इन कंपैरिज़न टू अदर कंट्रीज़, तो एनईईआर और आरईईआर में डाइवर्जेंस होगा कि नहीं होगा? तो डाइवर्जेंस बिल्कुल होगा। अब सोच लो कि अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए, $1 आपके 90 रुपए के मुकाबले है, इन्फ्लेशन को आपने हटा दिया, रियल पे ले आए आप, $1 70 के मुकाबले हुआ, तो दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं आया? आया ना? उसी फ़ॉर्मूले पे रखो, ज़्यादा टाइम देंगे तो टाइम लग जाएगा। आप फ़ॉर्मूले पे रख दो, दोनों की वैल्यू अलग-अलग आ जाएगी। वो कह रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई देगा, इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस। अगर आपको देखो इन्फ्लेशन इतना हो जाए कि आपका रियल के इक्वल हो जाए, इन्फ्लेशन कुछ रह ही ना जाए, तो रियल और नॉमिनल में कोई डिफरेंस नहीं होगा।
इन्फ्लेशन बढ़ाओगे तो रियल और नॉमिनल में डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना, यही कहना चाह रहा है। अब इसका आंसर आप खुद देख लो, दूसरा वाला गलत हो गया, एक 3 सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक, बढ़ेगा क्यों, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो जब वो क्या करेगा, लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो भैया जब गवर्नमेंट से सिक्योरिटी बाय करेगी तो उन्हें पैसे देगी ना, फिर तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो ये तो गलत हो गया ना। वो क्या करती है, सेल करती है सिक्योरिटीज को, उन गवर्नमेंट को देती है सिक्योरिटी हमारी रखो, और हम तुम्हें पैसा, मतलब तुम हमें पैसा दो, हम सिक्योरिटी देते तुम्हें और इंटरेस्ट देंगे, तो इससे लिक्विडिटी कम होती है, गलत दिखा है। दूसरा क्या, इफ द रूपीज रैपिडली डिप्रिसिएटिंग आरबीआई टू लाइकली सेल डॉलर इन द मार्केट। तो हाँ, डिप्रिसिएट कर रही है आपकी रूपी, इसका मतलब डॉलर बाहर जा रहा है, डॉलर बाहर जा रहा है, इसका मतलब आपकी कंट्री में डॉलर कम है, आपके पास डॉलर कम है, तो फॉरेक्स रिजर्व से क्या करता है आरबीआई, भर भर के रखे रहता है 600-700 बिलियन डॉलर, कहता है चलो 40 बिलियन डॉलर डाल देता हूँ मार्केट में, हमारी रूपी कम से कम स्टेबल तो रहेगी, ये नहीं है कि सडनली बहुत अप्रिसिएट हो जाएगी कि 85 पे है तो आपका आ जाएगा 70 पे, नहीं, स्टेबल बनाने के लिए किया जाता है चीज़ों को, ठीक। तीसरा कह रहा है इफ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। तो अगर किसी दूसरी कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, मतलब कम रेट पे आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सपोज़ करो अमेरिका में, यूएस में कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसे मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी में आके इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ डॉलर लाएँगे, हमसे रुपए लेके इन्वेस्ट कर देंगे। आरबीआई के पास ढेर सारा डॉलर हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, डॉलर भी मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो उससे अलग-अलग जो काम होते हैं, वो तो होते ही हैं। आपकी रुपये अगर ज़्यादा एप्रिशिएट कर गई, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिव हो नहीं पाएगा, आपका एक्सपोर्ट ही रुक जाएगा ना। लोग खरीदना नहीं चाहेंगे, तो ये भी बात सही है। तो इसमें गलत कौन-सा निकला था? पहला वाला। हाँ, पहला गलत हो गया, दूसरा तीसरा सही हो गया। ये इसको कहते हैं ना, ये जो तीसरा लिखा हुआ है कि खरीद लेती है, बेच देती है, इसको कहते हैं स्टेरिलाइज़ेशन। मतलब अगर मार्केट में डॉलर कम है, तो हम डॉलर डाल देंगे मार्केट में, लेकिन अगर डॉलर ज़्यादा है तो हम खरीद लेंगे, ये आरबीआई का काम होता है। और जो पहला वाला है, इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक। अगले की तरफ चलते हैं, विद रेफरेंस टू द जी20 कॉमन फ्रेमवर्क। पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज़ एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय जी20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। और दूसरा कह रहा है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विद अनसस्टेनेबल डेट। यहीं पे लोग फँस गए थे कि अनसस्टेनेबल डेट क्यों कह रहा है, तो सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो सस्टेनेबल चीज़ें कब होती हैं? जब आप उनकी भरपाई कर सको। आप सपोज़ करो किसी से आपने लोन लिया है, उसको समय-समय पे ब्याज आप दे रहे हो, इसका मतलब अभी आप लोन का क्योंकि अब वो आपके घर आके रोज़ तो माँगने आएगा नहीं कि नहीं भैया मैं हमारा पैसा दो, नहीं बोलेगा ना। क्योंकि आप इंटरेस्ट तो उसका टाइम-टाइम पे चुका रहे हो ना, तो वो अभी सस्टेनेबल है। अब जब आप नहीं चुका पा रहे हो, तब वो अनसस्टेनेबल हो गई। तो ये कब आया था? कोविड के टाइम पे आया हुआ था। कारण क्या था कि किसी भी कंट्री में इकॉनमी उनकी चल नहीं पा रही थी और लोन जो लिया था उसका ब्याज तो देना ही देना था उन्हें। तो जी20 कंट्रीज़ और पेरिस क्लब ने मिलके सोचा कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, उनके जो अनसस्टेनेबल डेट हैं, उनकी जो ये ब्याज वगैरह है, कुछ टाइम के लिए हम टाल देते हैं, ठीक? इसलिए किया गया था। तो पहला दूसरा तो सही हो गया, और पहला किसका था? जी20 और पेरिस क्लब का था। तो दोनों सही हैं, ठीक। अब इसके बारे में इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। आप फिर से जाके वही वीडियो देखोगे अगर, जो मैंने उसमें बताया हुआ है, विज़न आईएएस की मैगज़ीन को, इकोनॉमी की मैगज़ीन के बारे में, वहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड क्या होता है, ये पता चल जाएगा। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इंडेक्सेशन का ये मतलब होता है जब आप इन्फ्लेशन को टारगेट करके चलो। आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया और आप ये टारगेट करके चलो, आप सपोज़ करो 1 लाख आज आपने इन्वेस्ट किया, कल को 3 लाख हुआ, लेकिन वही ज़मीन, सपोज़ करो आपने जिस चीज़ में सोना खरीदा था, ठीक? आप सपोज़ करो कि 10 ग्राम आपने सोना आज की डेट में खरीद लिया, 1 लाख का, और 5 साल बाद वो 3 लाख का हुआ, और सोना उस टाइम पे 10 ग्राम साढ़े 3 लाख का है। अब सोच लो आपने क्या इन्वेस्टमेंट की, खरीद तो नहीं पा रहे हो आप सोना ना उतना। तो इसलिए इंडेक्सेशन का ये मतलब होता है कि कुछ ऐसे इंटरेस्ट रेट चलेगा कि आप उस टाइम को काउंट करके चलेंगे कि आप ज़्यादा कमाएँगे। एक टाइप का होता है इंडेक्सेशन। और जो एक मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ समझने के लिए, ठीक? जो रियल फंडा इसका है ये है, देखो। क्या होता है, इंडेक्सेशन इसलिए लिया जाता है, आप सपोज़ करो आज आपने 1 लाख का इन्वेस्ट किया, कल 10 लाख बन गया, ठीक हो? कल 10 लाख बन गया। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, सुनो। गवर्नमेंट कहती है 9 लाख आपने कमाए, अब हम लगाएँगे 9 लाख रुपए पे आप पे टैक्स। तो आप क्या कहते हो? कि जो सामान मैंने उस समय लिया था 1 लाख का, आज के समय पे वो 5 लाख का है। तो मैंने कमाया कितना? 5 लाख ही तो कमाया। तो गवर्नमेंट एक डेटा निकालती है, कॉस्ट सीआईआई, कुछ कॉस्ट कोई करके एक इंडेक्स होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक? तो डेटा निकालती है। तो सपोज़ करो जिस टाइम पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, कहीं पे, उस टाइम पे सीआईआई ₹150 था, ठीक? 1 मिनट। जब आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, तो उस टाइम पे सीआईआई 150 था। अब आज के टाइम पे 300 है, तो इसको कैसे पता किया जाता है? और आप आज आपने बेचा है 5 लाख का, तो आपको टैक्स कितना लगेगा? जो आपका कैपिटल गेन है, उस पे टैक्स कितना लगेगा? तो 300 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय जितने में आपने खरीदा था, 1 लाख का, ठीक? तो कितना होगा? कुछ 2 लाख।
आज के टाइम पे आपका इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट ना किया जाए, इन्फ्लेशन के साथ में चीज़ों को लेके चला जाए, तो आज के टाइम पे वो आपका 2 लाख का हो, मतलब आपकी कमाई कितनी है 3 लाख। तो अभी जो आपके 4 लाख पे टैक्स लग रहा था, वो केवल 3 लाख पे टैक्स लगेगा। ये होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब, ठीक। और अब इसपे क्या होगा दूसरी चीज़, अब आपको सिक्योरिटी मिल रही है ना एक टाइप से। अब देखो एक होता है गिल्ट बॉन्ड, एक होता है जंक बॉन्ड। गिल्ट जो बॉन्ड होता है, उसमें वो गवर्नमेंट का होता है, वो कहती है हम कम इंटरेस्ट देंगे। जंक बॉन्ड क्या होता है, वो प्राइवेट होता है, वो कहता है हम 15% इंटरेस्ट देंगे लेकिन पता नहीं कब डूब जाए। तो अब यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एक टाइप की सिक्योरिटी दे रही है ना, तो क्या बोलेगी इंटरेस्ट हम कम देंगे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। कह रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड का मतलब एडवांटेज क्या होता है। पहला कह रहा है गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबी। तो मैंने बताया अभी की कर सकती है ना। दूसरा कह रहा है आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, बताया अभी कि प्रोवाइड करती सिक्योरिटी। तीसरा द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एट कैपिटल गेन ऑन आईआईबी और नॉट टैक्सेबल। क्या है ऐसा? हाँ, थोड़ा मिलता है आपको लेकिन टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। 1 लाख आपका बच गया, 3 लाख पे टैक्स लगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आंसर आप देख लेना खुद। व्हिच विथ रेफरेंस टू द फॉरेन ओन्ड ई-कॉमर्स फर्म्स इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 मिनट, हाँ, पहला कह रहा है दे कैन सेल देयर ओन प्रोडक्ट इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म आर मार्केट प्लेस एज मार्केट प्लेस। दूसरा कह रहा है द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। पहला कह रहा है कि वो अपना मार्केट प्लेस प्रोवाइड करने के साथ साथ खुद का भी सामान बेच सकते हैं, और दूसरा कह रहा है वो बिग सेलर को एक लिमिटेड अमाउंट में ही अपने प्लेटफॉर्म पे एक्सेस दे सकते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? ई कॉमर्स की। ये बात कर रहा है ई कॉमर्स की, ठीक। आप समझो कि ई कॉमर्स कितने टाइप का होता है। एक होता है मार्केट प्लेस जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और दूसरा होता है कि इन्वेंट्री बेस्ड, पहला मार्केट बेस्ड, दूसरा इन्वेंट्री बेस्ड। मार्केट प्लेस आपके हो गए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब, ठीक। दूसरा आपका हो गया ब्लिंकिट, इन्वेंट्री बेस्ड जेप्टो और मिंत्रा। इनका क्या है, इनका खुद का प्रोडक्ट है, ठीक। ये कहीं से भी खरीद के ले आएँ, सारा सामान खरीद के ले आते हैं, और इनका खुद का रखने वाला जो प्लेस होता है वो होता है। इनके खुद के लोग होते हैं, ये अपने प्लेटफ़ॉर्म पे केवल अपनी चीज़ें, जैसे आपकी एक दुकान है, ठीक। अब ऐसा है नहीं कि सब कुछ आप खुद बना रहे हो, लेकिन आप बल्क में सामान ले आए और एक ऐप बना दिया कि भैया हमारे यहाँ से सामान खरीदना है, तो इसे ऐप से ऑर्डर करो। सपोज़ करो आपकी दुकान का नाम है कि कोई मान लो कि ऐसे शिवम, शिवम किराना स्टोर ऐसा करके, ठीक। अब आपने कुछ एसके करके एक ऐप बना दिया। अब आप कह रहे हो इस पे आप ऑर्डर करो, हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, आप ऑर्डर करो, हम सामान पैक करेंगे और आपके यहाँ डिलीवर करेंगे, कुछ डिलीवरी चार्ज आएगा 5-10 रुपए, बाकी आपको सामान मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस वगैरह में फ्लक्चुएशन नहीं होगी क्योंकि आपकी अपनी दुकान है। या तो आप कम कर सकते हो या आप ज़्यादा कर सकते हो। ये काम होता है इन्वेंट्री वालों का। लेकिन जो मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं, सपोज़ करो आप घर बैठे एक ऐप बना दिए। मान लो कि एक ऐप आपने ऐप बनाया अमेज़न, ठीक। अब यहाँ पे अलग-अलग सेलर को आप इनवाइट कर रहे हो कि आओ हमारे यहाँ सामान बेचो। तो हो सकता है कोई सामान यहाँ पे 200 में डाले, कोई 250 में। तो यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन है। मतलब ये एक टाइप की इससे क्या है कि अट्रैक्ट कर रहा है कंज़्यूमर को, कि आओ यहाँ पे जो आप मार्केट में सामान 200 का ले रहे हो, यहाँ पे 150 का है। ऑर्डर करो, भले भले ही आपको डिलीवरी फीस देनी पड़ रही है 30 रुपए, फिर भी 180 का पड़ा। तो क्या है, ये खुद का सामान नहीं बेच सकते, क्यों? मान लो कि 150 से नीचे इन्होंने रख दिया खुद का सामान। अब इनको पता चल गया कि मार्केट में लोग कितने में बेच रहे हैं, 10 सेलर आए, वो 200 तक गए, इन्होंने कहा रखो 175 लगाते हैं हम, हमारा खुद का सामान बिकेगा। तो भैया तुमने क्या किया? लोगों को सर्विस से ही बाहर कर दिया ना। उनका तो सामान बिकेगा नहीं, आपका अपना सामान बिकेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला, जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया, ठीक, 2020 और 2022 का, उसमें बोला एक बात तो ये है कि ना मार्केट प्लेस वाले अपना सामान, ना इनकी किसी सब्सिडियरी कंपनी का सामान अपने उस पे डाल सकते हैं, ठीक। और दूसरा इन्होंने क्या कहा कि दूसरा इन्होंने क्या बोला कि जो लिमिटेड सेलर की बात हो रही है ना, तो लिमिटेड सेलर क्यों आएँगे भाई? चाहे जितने बड़े सेलर हो आप, आओ प्लेटफ़ॉर्म हमने दिया है, उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कुछ एक अमेज़न का कुछ अलग-अलग प्रोडक्ट आता रहता है, वो कुछ और बातें होंगी, ठीक। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र के बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट द इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ़न टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू द इंडिया? विद रेफरेंस टू द इंडिया, क्वेश्चन में बता दिया विद रेफरेंस टू द इंडिया, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है वो क्वेश्चन। अब आपको अगर थोड़ा बहुत पता हो, तो 2014 में वोडाफ़ोन का केस हुआ था, उसने कब स अपनी सब्सिडियरी किसी दूसरी दूसरी कंट्री में लगाई और यहाँ से धीरे-धीरे शेयर ट्रांसफ़र कर दिए कम प्राइस पे। इससे उनका क्या होता है, यहाँ पे कम टैक्स देना पड़ेगा। वो कहते हैं ₹100 का शेयर है, वो 15-15 रुपए में सब्सिडियरी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ₹15 के हिसाब से टैक्स लगता है, तो कुछ ऐसा ढूँढो इसमें ऑप्शन में। पहला कह रहा है एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन द फॉरेन एंटरप्राइज़ेज़। तो अगर इंडियन कंपनी फॉरेन एंटरप्राइज़ेज़ में कर रही है, तो आपने कहीं न्यूज़ कभी भी पढ़ा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि इंडियन कंपनी को कोई छोड़ दे रहा है बाहर 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 की कंट्री, ठीक?
कोई नहीं छोड़ता। फॉरेन कंट्री जो होती हैं, उन्हीं का ये रूल होता है कि हम तुम्हारे यहाँ आएँगे, तुम्हारे यहाँ ही कमाएँगे, लेकिन वहाँ टैक्स नहीं देना चाहते। वो कहते हैं हम जिस कंट्री के हैं, टैक्स वहाँ देंगे, ठीक। तो पहला कह रहा है एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइजेज़ एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग ऑफ इट्स आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। तो इंडियन कंपनी की बात कर रहा है, पहले ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक। इसको कहते हैं इम्पीरियलिज़्म का कॉन्सेप्ट, ठीक। इसको कहते हैं इम्पीरियलिज़्म का कॉन्सेप्ट। ये कहते हैं हम कमाई तुम्हारे यहाँ करेंगे, टैक्स अपनी कंट्री को देंगे, ठीक। तो ये भी नहीं बन रहा है। तीसरा करा एन इंडियन कंपनी कंपनी परचेज टेंजिबल एसेट इन फॉरेन कंट्री एंड सेल सच एसेट आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीज एंड ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू इंडिया। तो कह रहा है कि कोई बाहर के देश में जाके इंडियन कंपनी खरीद रही है, जब प्राइस बढ़ रही है तो बेच के फिर ट्रांसफर कर ले रही है इंडिया में, तो भैया वहाँ टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक। फॉरेन कंट्रीज रुकती नहीं एक मिनट के लिए भी। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जाके उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। उनकी खुद की कंपनी जितनी डेवलप हो चुकी, आपको एफडीआई चाहिए, उनको इतना नहीं चाहिए, ठीक? तो उनके रूल्स बहुत हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, यहाँ के तरीके लचीले नहीं होते। चौथा ऑप्शन पढ़ो, अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। कोई फॉरेन कंपनी वो ट्रांसफर कर देती है अपनी एसेट किसी अपनी सब्सिडियरी को, ठीक? किसी दूसरी कंट्री में इस्टैब्लिश करके अपनी ऑफ़िस वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही है और कम रेट पे ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक? तो उसी को कहते हैं पेमेंट ट्रांसफ़र। अगर आपने इसमें अब इसको पेमेंट ट्रांसफ़र एक सीधा-सीधा ये होता है कि पेमेंट ट्रांसफ़र होता है। इस पेमेंट ट्रांसफ़र में आप घोटाला करते हो। ₹100 का है आज के टाइम पे आपका शेयर ₹100 का है। आप क्या करते हो कि ₹15 के हिसाब से बेच देते हो। टैक्स कम देना पड़ता है, वहाँ पे प्राइस आपकी बढ़ गई जाकर के, लेकिन आप यहाँ पे पैसे देना नहीं चाहते हो हमारी गवर्नमेंट को। तो इस पे गवर्नमेंट को पावर मिली है कि नहीं वो लगा सकते हैं टैक्सेस। और बाकी जी20 ने और अलग-अलग ये मतलब ये जो ग्रुप्स होते हैं उन्होंने रूल बनाए हुए हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। फिर जी20 ने और किसी कंट्री ने एक लगाया है कि मिनिमम कुछ करके एक टैक्स करके लगाया हुआ है कि आपको मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आपको देना ही देना पड़ेगा। ये सारे सिस्टम्स ले आए हैं। आप कमाओ ना कमाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम। अभी तक के लिए बहुत हो गया कि हमने धीरे-धीरे पढ़ा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गनाइजेशन और अ कंपनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कोई कंपनी एक्सपेंडिचर करती है तो इसके लिए कौन सा सही है। पहला कह रहा है एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप कुछ एक्वायर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं कोई टेक्नोलॉजी तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सही है। दूसरा कह रहा है डेट फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर और इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो इकोनॉमी तो आपको पता चल जाएगा डेट और इक्विटी दोनों स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट हैं, तो रेवेन्यू तो हो ही नहीं सकते। दूसरा गलत, पहला सही आंसर आपका ये। अब थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। डेट फाइनेंसिंग क्या होती है, इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है। आपने सपोज करो कोई कंपनी लगाई, आपको पैसे चाहिए, आपने बॉन्ड निकाले, लोगों से पैसे लिए, बॉन्ड पे आपने इंटरेस्ट दिया, ये होगा आपका डेट। डेट लेके आप अपनी कंपनी को फाइनेंस कर रहे हो। दूसरा आपने शेयर निकाला, कह रहे हो हमारे यहाँ से एक कुछ आप शेयर ले सकते हो कि इतने परसेंट आप हमारी कंपनी में जिस पे आपको प्रॉफिट मिलेगा ना कि इंटरेस्ट। तो ये होता है इक्विटी फाइनेंसिंग, ठीक। ये दोनों इतनी बातें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि with reference to Indian economy, consider the following statement. A share of household financial saving goes toward the government borrowing. क्या जो हम हाउस होल्ड की सेविंग होती है उसका कुछ पैसा जाता है गवर्नमेंट की बोरोइंग, गवर्नमेंट जो उधार लेती है उसमें चला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है ट्रेडेड सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रेट्स इन ऑक्शन फ्रॉम फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट, ठीक। तो पहला ऑप्शन कह रहा था कि जो हम हाउस होल्ड लोग अपना सेविंग करते हैं उसमें गवर्नमेंट एक बड़ा पार्ट है वो गवर्नमेंट की बोरोइंग का, ठीक। और दूसरा है कि जो डेटेड सिक्योरिटीज होते हैं जो 5 से 30 साल के लिए गवर्नमेंट निकालती है आप खरीदते हो, कह रहा है वो जो इंटरनल डेट होती है ना, एक होती है एक्सटर्नल डेट जो हम अलग अलग करेंसी में सपोज करो डॉलर और यूएस यूरो में खरीदने गवर्नमेंट लेती है हमारा डेट। लेकिन एक होता है जो इंटरनल, तो हम रूपी में लेंगे ना। और हमारी हाउस होल्ड सेविंग क्या होती है, जो हमारे पास करेंसी है, जो बैंक में हमने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगा रखा है, अलग अलग जगहों पे लगा रखा है, प्रोविडेंट फंड में लगा रखा है हमने, इन सब में जो लगा रखा है ये हाउस होल्ड की सेविंग होती है। तो आपको इससे इतना तो समझ आ गया होगा कि हाँ गवर्नमेंट की बोरोइंग में यूज होता है। कैसे? आप पीएफ जमा करते हो, गवर्नमेंट उसका यूज करती है। आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज करते हो, गवर्नमेंट उसका यूज करती है। तो पहला सही हो गया ना। और दूसरा कह रहा है कि अ लार्ज, सॉरी कहाँ गया, ऑप्शन लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट फॉर्म करता है ये लार्ज कंपोनेंट, ठीक। तो लार्ज कंपोनेंट कैसे फॉर्म करता है, तो आप इसका डेटा है। और वैसे भी सोच लो आप इंटरनल डेट अगर है तो कहाँ से उसको मिलेगा, पैसे कहाँ से उसके पास आएंगे। डेटेड सिक्योरिटी से ही तो आएंगे, और कैसे निकालेगा वो। आप फ्री में गवर्नमेंट को तो नहीं प्रोवाइड करोगे जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो एक पॉजिटिव साइन कर रहा है, वैसे तो 80% के आसपास होता है, ठीक। तो दोनों सही है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितना हम बता सकते हैं उतना हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सन्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास। दूसरा कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। तीसरा कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल एंड कंटेम्प्ट क्रिमिनल क्रिमिनल कंटेम्प्ट।
तो इसमें कह रहा है डिफाइन, अब सोच लो आप सही है गलत है। चौथा कह रहा है इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो 1971 का एक्ट कैसे बना है, हिंदी वालों के लिए भी मैं बता देता हूँ। पहला कह रहा है कि जब एच एन सन्याल कमेटी की रिपोर्ट आई तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बना। दूसरा कह रहा है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली हुई है कि वो कंटेम्प्ट लगा सकते हैं किसी पर भी। और तीसरा कह रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो क्रिमिनल और सिविल कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बार बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, डिफाइन कुछ भी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पे लॉ कौन बनाता है, तो पार्लियामेंट। तो पहला देख लो जाके ना भाई, अगर ये बना है और ये बना है, अगर आपने पढ़ा हो तो ये बना है, लक्ष्मीकांत में दिया है, इसका मतलब पहला चौथा तो सही है, क्योंकि अगर पहला बना है तो। हाँ, और एच एन सन्याल कमेटी की रिपोर्ट पे बना था, ठीक, उनकी रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था। तो पहला और चौथा सही हो गया, तीसरा आपका गलत हो गया। अगर तीसरा हटा देते हो तो आंसर आपको मिल जाएगा 1 to 4। अब 2 वाला देख लो। अब ये तो पता ही होगा, आप मूवी वूवी देखते होगे तो कंटेम्प्ट की पावर उनके पास है। आर्टिकल नंबर 129 में पावर मिली है सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल नंबर 215 में पावर मिली हुई है हाई कोर्ट को, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। तो ये पहला गलत है, ठीक। सबको रिकॉग्नाइज किया गया है एज 1961 एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर में सबको माना गया है कि ये एडवोकेट है, ठीक। और दूसरा कह रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। तो अगर आपने पढ़ा हो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, तो लॉ कॉलेज के लिए और लीगल एजुकेशन के लिए क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि बार आप अगर लॉ के लिए कुछ पढ़ रहे हो और बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961 एक्ट के तहत बना है, स्टेचुरी बॉडी है, ठीक। तो इनको ये पावर मिली हुई है इनका। अब आप सही मानो गलत मानो, मैं पढ़ा हुआ जो वो बता रहा हूँ सही है ये, कि इनको पावर मिली है जो लीगल एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये बता सकते हैं कि कैसी-कैसी रिपोर्ट्स बनाई जानी चाहिए। इनका काम क्या होता है कि अगर कोई वकील है, जिसने कुछ ऐसा पेश कर दिया कोर्ट में जो नहीं करना चाहिए था, लॉ के अगेंस्ट है, तो उसकी जो लाइसेंस होती है रद्द कर दिया जाता है। वो जॉली एलबी 2 मूवी आपने देखी हो तो, उसमें कहते हैं कि आपका इनका हम लाइसेंस रद्द करवा देंगे इसका वकालत करने का, तो बाद में हो भी जाता है शायद, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इसका आंसर क्या था? 1 मिनट, इसका आंसर पहला गलत होगा, दूसरा सही हो गया, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला कह रहा है कि कोई बिल है जिसको अमेंड करना है तो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। तो अगर आपने आर्टिकल पढ़ा हो तो केवल ये मनी बिल के लिए होता है, जिसको प्रेसिडेंट को बाद में केवल असेंट देनी ही पड़ती है, वो वापस नहीं कर सकता है। वो ये नहीं बोल सकता कि आप फिर से बना के लाओ, या तो असेंट दो या तो बोल दो नहीं देंगे, 2 ही ऑप्शन होता है। तो पहला गलत। दूसरा कह रहा है व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू द प्रेसिडेंट टू गिव हर असेंट। तो आर्टिकल 24 आया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24 आया था, इसको बताता हूँ, पहले तीसरा पढ़ते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। तो सुनो, गोलकनाथ केस हुआ था एक 1967 में, ठीक। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकते हैं आप, पार्लियामेंट को बोला था। इन्होंने क्या किया, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया, उसमें कहा कि हम कर्टेल कर सकते हैं। उसके बाद 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संपत्ति का अधिकार आपका छिन गया, ठीक। तो इसमें इन्होंने एक बात और बोली थी कि अब ऑब्लिगेटरी हो गया है प्रेसिडेंट के लिए कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों लोकसभा और राज्यसभा से हम पास करते हैं अलग-अलग, क्योंकि जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है, ठीक। ये सही है। तो अगर हम पास करते हैं मिलकर के सारे लोग अलग-अलग स्पेशल मेजॉरिटी से, तो आपको देना ही देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उस पे असेंट देनी पड़ेगी। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही, तीसरा सही, 2 और 3 सही हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा-थोड़ा मैं आपको इसीलिए बता भी देता हूँ क्या इसमें और पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइड द मिनिस्टर इंटू 4 रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक। अगर आपने पढ़ा हो तो आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कहता है, और आर्टिकल 352 जब इमरजेंसी लगी थी उसके बाद जब अमेंडमेंट हुआ था 44th अमेंडमेंट, तो उसमें ये बोला गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, कैबिनेट मिनिस्टर के ऑर्डर के बाद ही आप, लिखित ऑर्डर के बाद ही आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक। तो कैबिनेट मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया, बाकी ये सब आप खुद बना लेते हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरा कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक। ये किस में आता है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो ये क्या है, कैसे बना, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में आया। क्यों आया? क्योंकि आया राम गया राम बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक कुछ राम करके एक नाम था, एमपी थे, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसमें ये कहा गया कि एक शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल नंबर 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, कि अगर आप किसी पार्टी को छोड़ के जाते हो एमपी बनने के बाद,
तो आपकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। एज़ अ एमपी यू विल नॉट बी वैलिड, यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन द पार्लियामेंट, ठीक? तो ये बोला गया है। अगर आपको जाना है तो 1/3 जैसे किसी पार्टी में 100 लोग एमपी बने तो उनका 1/3 33 लोग लेके दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाओ, आपकी सदस्यता बनी रह जाएगी, ठीक? लेकिन फिर अब इसके बाद भी चीज़ें होने लगी थी क्योंकि हमारे यहाँ के लोग हैं तो बहुत बढ़िया लोग, ठीक? जुगाड़ू बहुत हैं वो, ठीक? तो उन्होंने क्या किया 33% लोगों को लेकर एक साथ जाने लगे। तब फिर से 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा जिसमें कहा गया आपको 2/3 के साथ जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद से तो नहीं गए हैं शायद कुछ। अब अगर कहीं पे 10 लोग हैं तो फिर जा ही सकते हैं। सपोज़ करो आप किसी स्टेट में 10 लोग हैं तो 6 लोग चले जाते हैं आराम से, ठीक? लेकिन बड़ा ऐसा कोई केस नहीं हुआ है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा आपका सही हो गया, नहीं एक्सीड करना चाहिए। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखो जो मैं बोल रहा हूँ मैं सब कुछ लिख नहीं सकता हूँ। इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठो, ये 5 ही साल का पेपर है, आप 10-12 घंटे दे दोगे, आपको समझ आ जाएगा, आप खुद वहाँ फ़ील करोगे कि हाँ, कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक? आपको लिखना पड़ेगा जो मैं जितना मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इसलिए मैंने बोल इसमें लिखा नहीं है कि हाँ, ये भी पढ़ लो, आप ये भी पढ़ लो क्योंकि आप बेसिक्स तो आप तैयारी करके स्टैटिक पोर्शन तो आपका तैयारी है, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। बस एक रिवीजन और कुछ नई-नई पॉइंट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ। अगला कह रहा है कौन-सा एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की? तो पहला कह रहा है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी को रेटिफ़ाई करने की, तो आपने सुना होगा जो 352 में आता है, उसको राज्यसभा, लोकसभा दोनों रेटिफ़ाई करते हैं, ठीक? और स्पेशल मेजॉरिटी से आपको पास करना होता है। दूसरा कह रहा है टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो नो कॉन्फिडेंस तो केवल इन्हीं के लिए होता है क्योंकि राज्यसभा में तो होता नहीं है सब। क्योंकि लोकसभा की तो गवर्नमेंट होती है। तीसरा कह रहा है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीच करने में तो दोनों रहते हैं ना राज्यसभा, लोकसभा, तो कौन-सा सही केवल 2? अगला क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है द लॉ स्पेसिफाइज दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विदिन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वो किसी पार्टी को नहीं जॉइन कर सकते हैं विदिन 6 महीने के अंदर में नहीं जॉइन कर सकते। और दूसरा कह रहा है द लॉ डज़ नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विदिन व्हिच प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड डिफेक्शन केस, ठीक? डिफेक्शन केस को प्रोवाइड करना, हाँ, तो ये सही है। ये सही है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि आप किसी का डिफेक्शन ये देखें कि हाँ, किसी ने पार्टी को छोड़ा है, क्या किया है या कुछ ऐसा रूल्स को अवॉइड किया उसने, जिस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सके उस पे, ठीक? डिफेक्शन केस लगाया जा सके उसपे, तो ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक? और एक बात और, जब इस केस को ये हमारे स्पीकर साहब रू अ, रूल कर रहे होते हैं ऐसे केसेस को, तो उन्हें एज़ अ ट्रिब्यूनल माना जाता है। ट्रिब्यूनल का ये मतलब हो गया कि इसके बाद अगर इस केस को आप ले जाना चाहते हो, तो हाई कोर्ट में ले जाओगे। पहले तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन एक केस हुआ था, केस का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, 1977 के आस-पास में ये केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं तो ये हो गया कि आप हाई कोर्ट को बायपास कर रहे हो। हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो किसी ट्रिब्यूनल से ज़्यादा है, ठीक? तो इस तरीके से इसको ये स्पीकर साहब को हमारे ट्रिब्यूनल के तरीके से देखा जाता है और उनकी किसी भी वर्डिक्ट को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक? और पहला जो कह रहा है कि लेजिस्लेचर कैन नॉट जॉइन, तो आपको पता होगा 6 महीने के भीतर उनको जॉइन करना होता है, अगर उसके बाद जॉइन करते हैं, तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, 17 नंबर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हू आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक? तो आर्टिकल 76 कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केवल पार्लियामेंट के किसी सदन में बैठ के बोल सकते हैं, भाषण सुन सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, ठीक? इनको तो हमने खुद से बना दिया, अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए बना दिया गया है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंटेड हिम रिजाइन्स। तो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ही रिजाइन व्हेन गवर्नमेंट रिजाइन्स, ठीक? लेकिन ही मे रिजाइन्स होता है। वो अगर चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं। देखो क्या होता है, इज़्ज़त बचाने वाली बात होती है कुल मिला के कि हमारी गवर्नमेंट रिजाइन कर रही है, अब नई गवर्नमेंट हमें रखेगी नहीं तो हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक? ये सिंपल सी बात होती है। तो दोनों गलत हो गया था इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द रिट इश्यूड बाय कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5 टाइप के रिट होते हैं, ठीक? पहले रिट पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। 5 टाइप के रिट होते हैं। पहला होता है हैबेयस कॉर्पस। हैबेयस कॉर्पस में क्या होता है, पब्लिक या प्राइवेट किसी ने किसी को अगर मतलब कब्जे में करके रखा हुआ कैप्चर करके, तो उसको आपको कोर्ट के सामने लाना होगा। और ये किसके अगेंस्ट नहीं होता, अगर कोई लीगल ऑर्डर दिया, किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो कोई कोर्ट ये नहीं कह सकता कि नहीं हमारे सामने लाओ। दूसरा होता है मैंडेमस। मैंडेमस में क्या होता है कि किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कहा जाता है कि आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी ढंग से करो। तीसरा होता है आपका प्रोविज़न, जब लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है, आपका अपनी पावर से ज़्यादा जाकर के, आगे बढ़ कर के कोई डिसीज़न दे रहा है, तो हाई कोर्ट या उससे ऊपर का कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं, उन्हें मना करते हैं। और अगर कोई ऑर्डर दे ही दिया है उन्होंने, तो उसको कहते हैं केस करो, हमारे पास भेजो या हम क्यूरेटिव एक्शन लेंगे इस पे, ये आपका ऑर्डर दे करके हम इस ऑर्डर को सही करते हैं, ठीक? ये होता है सर्टेनिटी। लेकिन एक केस हुआ था 1993 में ऐसे कुछ में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, केसेज़ मुझे एक बार करवाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अभी केसेज़ मुझे इतने याद आ नहीं रहे हैं। हाँ, एक केस हुआ था लेकिन।
1993 के आसपास। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो होती हैं ना, एक तो आपका हो ही गया ट्रिब्यूनल, और जो कोर्ट्स हैं इनको इसके साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरीज़ हैं उनको भी ऑर्डर दे सकते हैं हम, इस एक्शन में सर्टेनरी के लिए, ठीक? और को वारंटो किसके लिए होता है? तो को वारंटो कोई भी पीआईएल दायर कर सकता है, किस लिए? कि आप जिस पद पे बैठे हैं उसके लायक आप हैं कि नहीं? क्या उसके लिए जो भी योग्यता होती है आपके अंदर है कि नहीं है? ये को वारंटो होता है। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आप आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। वैसे इसको बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि ज़रूरी नहीं कि आप हो सकता है इतना ही पढ़े हों, पाँचों को ये कहाँ-कहाँ पे लागू होते हैं आपने शायद ना पढ़ा हो। पहला कह रहा है मैनेमेंट्स विल नॉट लाई अगेंस्ट एनी प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन अनलेस इट इज़ इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। तो कोई प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन है जब तक उसको कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं मिली हो, तब तक उसके अगेंस्ट ये काम नहीं करेगा, तो सही है। दूसरा कह रहा है मैनेमेंट्स विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन थाउ इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। तो देखो, गवर्नमेंट कंपनी कोई भी हो उसके अगेंस्ट होता है। तीसरा कह रहा है एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव कोर्ट टू ऑब्टेन रिट ऑफ को वारंट। तो अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी पीआईएल दायर कर सकता है किसमें? को वारंटो में। एक हिसाब से तीनों सही होना चाहिए। सॉरी, दूसरा वाला गलत होना चाहिए। लेकिन यूपीएससी कभी-कभी ऐसे काम करती है, जो नहीं करना चाहिए वो कर देती है। और कहाँ से करती, वो खुद तो बताती नहीं क्यों मैंने किया, उसको तो केवल आंसर देना होता। तो यूपीएससी ने कहा है कि मैक्सिमम आंसर की जो थी वो कह रही थी 1 एंड थर्ड, ये कह रही नहीं तीनों होता है। तो हो सकता है देखो 51% का स्टेक अगर गवर्नमेंट का है तभी वो गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी कहलाएगी, लेकिन 49% लोग तो उसमें प्राइवेट है ना। तो हो सकता है ऐसा कुछ वो मानती हो। मुझे जो समझ आया वो मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सही हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, पहला कह रहा है कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। दोनों को अडॉप्ट करना होगा। जो आपका आरोग्य वो क्या कहते हैं, आरोग्य सेतु तो क्या ऐप था ना कोई, जो आपका आया था आयुष्मान भारत वाला, जिसमें 5 करोड़ से 50 करोड़ लोगों तक का किया जा रहा था, ठीक? जो आयुष्मान कार्ड बना है आपका, तो कह रहा है ज़रूरी तो नहीं है दोनों को अडॉप्ट करें ना, मस्ट। आप देख रहे हो ना? वैसे भी आप हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल उसको अडॉप्ट नहीं करता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हाँ, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। तो मैंने कहा ना, एक परिवार में 5 लोग होते हैं, 10 करोड़ लोगों को देगा तो 50 करोड़, यही पहले इनका टारगेट था। ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा कह रहा सीमलेस पोर्टेबिलिटी होगी इसकी अक्रॉस द कंट्री। हाँ, तो ये तो होगी ही, कहीं भी आप करवा सको। आप पता चले कहीं और जगह हो और आपको करवाना है आयुष्मान कार्ड लेके आप बैठे हो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा उसका। तो केवल तीसरा इसमें सही बनता है आपका, दूसरा स्टेटमेंट बन गया आपका। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिप्टी स्पीकर के बारे में बात कर रहा है। पहला कह रहा है एज पर द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच अ डेट एज स्पीकर में फिक्स। तो सही है, स्पीकर ही फिक्स करता है, स्पीकर का प्रेसिडेंट फिक्स करता है और डिप्टी स्पीकर के स्पीकर करता है। दूसरा कह रहा है देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, ठीक, दैट द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर प्रिंसिपल पोजीशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक? अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हो तो 1996 के आसपास के बाद से क्या हुआ था, जो भी गवर्नमेंट आती थी वो स्पीकर अपने पार्टी का रूलिंग का होता था और डिप्टी स्पीकर उन्होंने बोला कि हम अपोजिशन का पार्टी का रख देते ताकि दोनों का ये रहे कि हाँ, हम कम से कम जो हमारी पार्लियामेंट चल रही है, हमारी लोकसभा चल रही है, उसमें दोनों का रोल ठीक-ठाक है, ठीक? तीसरा क्या कह रहा है डिप्टी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज़ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर सिटिंग ऑफ हाउस एंड नो अपील्स लाइज़ अगेंस्ट हिज रूलिंग। तो जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर बन के काम करेगा तो सारी पावर उसकी वही होंगी, ठीक? स्पीकर की जैसी। तो तीसरा सही है। चौथा क्या कह रहा है द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर ड्यूली सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कह रहा है मूव्ड बाय स्पीकर ड्यूली सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो भैया यहाँ प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? ये तो स्पीकर का ही पावर है ना, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो आ ही नहीं सकता है। ये इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट देखो, यूपीएससी कहती है सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ढूँढने की भी ज़रूरत है उसमें पेपर में, और ढूँढना पड़ेगा आपको। जैसे अब ये कह रहा है कि यहाँ पे मैंडेटरी डाल दिया, अब हो भी सकता है लेकिन 90% केसेज़ में नहीं होता है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये आप 90% पे जाया करो, वो मूवी देख के ये नहीं कि 1% तो चांस से हो सकता है। देखो भगवान की कृपा होती है, कुछ केसेज़ में हम मानते हैं कि ये 1% वाला सही हो जाए, ठीक? लेकिन आपको मोस्टली आपको 90% के साथ जाना पड़ेगा। दूसरा आपका गलत, चौथा गलत, 1 और 3 आपका सही बना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादातर कहाँ से निकलता है? वेटलैंड एरिया से। वेटलैंड इनमें से कौन सा काम करता है? राइस करता है, ठीक? बाकी आप शुगर केन, कॉटन, व्हीट, ये जो क्रॉप्स हैं इनके बारे में आप पढ़ो। पहली बात तो कौन से खरीफ की है या राबी की है। दूसरा इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, कैसा मौसम चाहिए होता है। जैसे कॉटन में होता है कि आपको कुछ ऐसे दिन होने चाहिए जो फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, लाइक कुछ 200 डेज़ फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए। शायद 2021 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक? हाँ, 2021 में क्वेश्चन पूछा था ये, फ्रॉस्ट फ्री होनी चाहिए। तो ऐसे आप शुगर केन के बारे में भी इसे पहले शायद किसी 2020 में क्वेश्चन पूछा है कि
ऐसे पूछा था कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स कौन-सी है? तो शुगर केन थी, ठीक? तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सबसे पहले ये समझ लो आप, बाकी सब बाद में देखते हैं। राइस कैसे पैदा होता है? राइस तो पैदा-वैदा नहीं होता, ठीक? चावल नहीं पैदा होता, धान होता है, ठीक? धान के बीज होते हैं, आप आपके पास सपोज़ करो इतना बड़ा खेत है, ठीक? आप खेत के इस पोर्शन को पानी-वानी डाल के खूब वेटलैंड जैसा बनाते हो, फिर इसमें बीज डालते हो, ठीक? कुछ 25 से 30 दिन बाद उसको सेटल करते हो, वहाँ से ट्रांसप्लांट करके ऐसे-ऐसे खेतों में आप लगाने लगते हो। कभी आपने देखा हो, शहर वाले शायद नहीं देखे हों, गाँव वालों को बताने की भी ज़रूरत नहीं कैसे लगता है, ठीक? तो ऐसे-ऐसे लगाया जाता है। इतने के बीज को यहाँ से जितने प्लांट्स मिले हैं, उन इतने बड़े खेत में लगाया जा रहा है, ठीक? ये होता है राइस को कैसे लगाना होता है। अब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्या हुआ? आप सोच लो कि इतने में कितन ज़्यादा सीड डालना पड़ेगा तभी तो इतने बड़े खेत मिलेगा। तो अब जो नया वाला आया है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन उसमें क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि हम 1 मिनट मैं फिर से बनाता हूँ तो बताता हूँ। उन्होंने कहा आप इतने में ही डालो बीज, लेकिन आपको कम बीज डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप धान लगाओगे ना, जैसे लगाया जाता है उसको, वो जब आप लगाओगे तो आप स्पेस दो बीच में उन्हें, जिससे उन्हें ऑक्सीजन वगैरह मिल सके प्रॉपर। ये नहीं कि बहुत पास-पास में लगाओ आप, फिर उनको फिर वही रहता है साँस नहीं मिलती है, उन्हें वाटर चाहिए होता है, ऑक्सीजन के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो स्पेस दो आप। स्पेस देके लगाना पड़ेगा उन्हें, प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, सनरेज़ मिले, हर चीज़ मिले। और दूसरा हम 7 से 8 दिन बाद ही उसे निकाल देंगे। मतलब हमने वो धान के बीज डाले एक खेत में और उसके बाद 7-8 दिन बाद जब वो छोटे-छोटे ऐसे दूसरे वाले में बड़ा हो जाता था, इतने छोटे हुए तभी हम लगाने लगेंगे, ठीक उनको। ये इन्होंने बात की। तो इससे क्या हुआ, आप स्पेस दिया आपने, तो बीज कम लगे और दूसरी तरफ आपने जब छोटे-छोटे प्लांट को लगाया तो आपको वाटर का यूज़ कम करना पड़ रहा है क्योंकि आपने स्पेस दिया तो हो सकता है आप स्प्रिंकलर जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है, आप देखो केवल पौधों की ज़रूरत होती है पानी की, ज़मीन को नहीं ज़रूरत है कि आपको ज़मीन को बिल्कुल गीला करके रखना है, जितना वाटर की आवश्यकता है उनको उनको प्रोवाइड करो आप। स्पेस रहेगा तो आप वाटर ईज़िली प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं तो क्या होता है कि आप पूरे खेत में पानी भरते हो। ये केवल कॉन्सेप्ट की बात नहीं, इतना आसान नहीं है, ठीक? मैंने कहा अभी ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रिसर्च वाले होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये सब अभी रिसर्च के टॉपिक हैं। जब आप पूरी दुनिया में ये सारा चीज़ चलने लगे तब आप सोचो कि एडवांस स्टेज पे है, ठीक? और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम क्यों कम होती है इनमें क्योंकि वाटर कम लगेगा तो आप पंप क्यों जो इलेक्ट्रिक पंप होता है उसको कम चलाओगे। अब देखो इसमें क्या होता है और साथ में जितना कम वाटर आप डालोगे, उतना ही मीथेन वगैरह का प्रोडक्शन कम होगा वहाँ से। आप कम फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन वगैरह डालोगे, तो कम उसका एमिशन होगा। आप अगर ये जो घरेलू खाद होती हैं, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स उसमें डालोगे, तो उसका यूज़ होगा। तो ये कुल मिलाकर के यही बताने की कोशिश कर रहा है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन आपका। अब इसमें क्या कह रहा है कि कल्टीवेशन इन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन व्हिच अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट इन जिसमें हम अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग कुछ दिन तक वेट रहेगा, फिर कुछ दिन तक ड्राई रहेगा, फिर जैसे ड्राई होने लगेगा हम फिर उसमें पानी डाल देंगे। ऐसी प्रैक्टिस का फ़ायदा क्या है? तो पहला कह रहा है कि सीड की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया कम होती है। मीथेन प्रोडक्शन कम होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, वो भी बता दिया मैंने, तीनों सही हैं, ठीक? अब आप सोच रहे होंगे कहाँ पे मिलेगा ये? तो शंकर आईएएस में दिया था, बहुत अच्छे से नहीं दिया था, तो आप इस थोड़ी बहुत आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगला कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इंटू द डेज़र्ट? तो इसका सीधा-सीधा आंसर है लेक क्यूगीबाइन, ठीक? वहीं पे ये एक ऐसी लेक है, कहाँ पे है ये? ये लेक आपको मिलती है माली में, ठीक? ये लेक आपको माली में मिलती है, अफ्रीका की एक कंट्री है, वहाँ पे आपको ये लेक मिलती है। उसमें क्या हुआ था उस समय पे, ये लेक ड्राई कर गई थी और डेज़र्ट में कन्वर्ट हो रही थी। अगर अगला देखते हैं लोग लेक ओगुटा जो है वो नाइजीरिया में आपको मिलता है। लेक विक्टोरिया आपने पढ़ा ही है जहाँ से आपकी नील रिवर निकलती है। और अगली जो और ये लेक जो होती है काफ़ी बड़ी है। ये लेक विक्टोरिया जो है कुछ 3 कंट्रीज़ में उसमें उगांडा आता है और 2 और कंट्रीज़ आती हैं, ठीक? लेक वोल्टा आपकी जो है ये 1 मिनट मैप शायद मैंने डाला हुआ है, नहीं डाला है? नहीं डाला है मैप। मैं बताता हूँ आपको कैसे मिलता है। सॉरी, 1 मिनट थोड़ा-सा टाइम और ही ले लेते हैं, क्या करना है। एक मैप आप यूट्यूब सॉरी गूगल पे जाके एक मैप निकाल लिया करो क्योंकि यहाँ पे हर एक मैप डालूँगा, फिर वो कॉपीराइट वगैरह का टेंशन होता है, फिर इसका कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक। देखो कुछ ऐसे आपका अफ्रीका बनता है, ठीक। कुछ ऐसे-ऐसे करके, ठीक। ये आपका अफ्रीका बन गया। अब ये जो पोर्शन है आपका ना, ये थोड़ा और नीचे करके आता है। यहाँ पे आपकी वोल्टा रिवर है, यहाँ पे लेक वोल्टा आपका मिलता है। यहाँ पे एक लेक चढ़ होता है, चाड के पास में ना लेक चाड है। विक्टोरिया होती है यहाँ पे, लेक विक्टोरिया जहाँ से आपकी नील रिवर निकलती है, ठीक। और कौन-सी रिवर थी? हाँ, आपका यहाँ पे नाइजीरिया लेक ओगोटा हो जाती है, यहाँ पे माल्टा है, माल्टा में आपने लेक फ्यूगिवाइन देख लिया और तुंगा, काया और पता नहीं कितनी-कितनी अलग-अलग लेक्स हैं, तो आपको अफ्रीका पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी में पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। और टाइम भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है, आज कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है मेरे हिसाब से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैंडीकोटा कैनियन साउथ इंडिया में कहाँ पे है? कौन-सी रिवर पे है? तो गैंडीकोटा कैनियन को सबसे पहले समझ लो ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक? अभी कौन-सी रिवर पे है? तो ये पेन्नार रिवर पे है। पेन्नार रिवर कहाँ पे है?
तो पेन्नार रिवर आपकी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो नंदी हिल से निकलती है। सब आप लिखते जाओ, स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, आप लिखते जाओ सब कुछ। नंदी हिल से निकलती है, किसके बीच में है ये? तो आपकी कृष्णा ऊपर से, कावेरी नीचे से, बीच में आपका ये पेन्नार रिवर आती है। पेन्नार रिवर की बात, अगर तुंगभद्रा रिवर की बात करें, तो 2024 वाले पेपर मैंने आपको पढ़ाया था, तुंगभद्रा पे डैम किसने बनवाया था? तो देवराय ने बनवाया था। विजयनगर एम्पायर के शासक थे। तुंगभद्रा आपकी जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर की सॉरी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होती हुई जाती है। आपकी जो मंजरा रिवर बनती है, मंजरा रिवर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से होती हुई जाती है। सॉरी महाराष्ट्र, कर्नाटक और शायद तमिलनाडु से होती हुई जाती है। कहाँ से निकलती है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। कौन सी? मंजरा रिवर। आपने गोदावरी पढ़ा हो तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीक एंड माउंटेन्स की बात कर रहा है, तो नामचा बरवा कहाँ पे है? तो देखो एक मैप और बना देता हूँ मैं आपके लिए। टाइम लगे तो लगे, पर क्या करना है। देखो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक। भारत तो प्यारा है, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो कुछ ऐसे करके आता है, ऐसे करके, ठीक ऐसे कुछ बनता है। तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हिमालय हो गया, इसको कहते हैं कश्मीर हिमालय, ठीक। फिर हिमाचल प्रदेश वाले पार्ट को हिमाचल हिमालय कहते हैं, और जो आपका ये उत्तराखंड है, वेस्टर्न पार्ट को गढ़वाल कहते हैं, ईस्टर्न पार्ट को कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ठीक। बाकी नेपाल में नेपाल हिमालय हो जाता है, सिक्किम में सिक्किम हिमालय, अरुणाचल में अरुणाचल हिमालय हो जाता है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नामचा बरवा ये कहाँ पे है? गहरवाल हिमालय के पास। तो नामचा बरवा आपका अरुणाचल के ऊपर कहीं यहाँ पे मिलता है, तिब्बत के पास। तो गहरवाल के पास आया नहीं, गलत हो गया। नंदा देवी कह रहा है कुमाऊं हिमालय में मिलता है, इसको छोड़ो, नहीं पता हमें। नोकरेक की तरफ जाते हैं, नोकरेक कह रहा है कि हम, एक मिनट थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, सिक्किम हिमालय में मिलता है। तो नोकरेक आपको मिलेगा मेघालय में जाके। अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े हो ना, तो उनमें ये सब आ जाते हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एक है, ठीक। तो नंदा देवी आपको उत्तराखंड में मिलेगी। अब उत्तराखंड में आप कुमाऊं में है या गहरवाल में, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपको इतनी नॉलेज है तो बेसिकली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन देखो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं होती है। आपने गलत किया, आपको सारा आंसर तो आता नहीं है, तो आप इसको सही लगा दीजिए। इतना भी गलत नहीं दिया होगा। अगर पास में दिया तो कुमाऊँ गहरवाल में कन्फ्यूजन नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि हम पटरी रख स्केल रख के वहाँ पे ना हम चेक नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से कुमाऊँ है या यहाँ से कुमाऊँ है। इतनी डिटेल्स किसी किसी को नहीं आती हैं। तो आपका केवल 2 वाला सही हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेवांट के बारे में पूछ रहा है। लेवांट क्या होती है? लेवांट एक टाइप की विंड होती है, और दूसरा इसके बारे में पूछ रहा है कि लेवांट न्यूज़ में क्या क्यों था? तो लेवांट एक रीजन है जो आपका अफ्रीका होता है। एक मिनट, जो आपका ये अफ्रीका का पार्ट हो गया ना, ऐसे-ऐसे करके, और ऊपर से मेडिटेरेनियन। तो यहाँ मोरक्को से लेकर के जो इधर का पार्ट होता है, इसको आप अफ्रीका के लेवांट रीजन में काउंट करते हैं, ठीक। ये उस टाइम पे न्यूज़ में भी था, और मैंने तो विंड के थ्रू पढ़ लिया था कि लेवांट विंड यहाँ पे होती है, तो इस हिसाब से मैंने इसको एलिमिनेट किया था। कह रहा रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स। तो ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स पे तो हो ही नहीं सकता, अगर आप विंड के सहारे भी जाएँ तब भी। दूसरा कह रहा है नॉर्थ अफ्रीकन सोर्स, जहाँ से इजिप्ट टू मोरक्को तक जाता है, तो ये सही बन गया आपका। तीसरा कह रहा है पर्शियन गल्फ और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये गलत हो गया। एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ये भी आपका गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अफगानिस्तान से बॉर्डर कौन-कौन बनाता है? 1 मिनट। अफगानिस्तान से बॉर्डर कौन-कौन बनाता है? तो अगर आपको मालूम हो, तो ये हमारा प्यारा भारत का आज़ाद कश्मीर, ठीक। अब यहाँ पे आपने देखा हो तो ये पाकिस्तान के पीओके में है, ठीक। और अफ़गानिस्तान से हमारी सीमा ऐसे कुछ लगती है। ऐसा लगती है, बाकी पाकिस्तान का हो जाता है। यहाँ पे कहीं ताजिकिस्तान आके रोक देता है। मतलब ताजिकिस्तान की बॉर्डर हमसे नहीं लग पाती है। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान की बॉर्डर है। तो अफ़गानिस्तान का एक पार्टनर पड़ोसी मुल्क हो गया इंडिया, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा ताजिकिस्तान हो गया। अब ये पूछ रहा है आपको सेंट्रल एशिया के बारे में। तो सेंट्रल एशिया का कुछ मैप ऐसे होता है, यहाँ पे आपका कज़ाकिस्तान, उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान, और उसी तुर्कमेनिस्तान में उज़्बेकिस्तान आपका होता है। इधर आपका ताजिकिस्तान हो गया, इधर आपका किर्गिस्तान हो गया, कज़ाकिस्तान सबसे बड़ा होता है, ठीक। और यहाँ कहीं पे आपकी शायद ब्लैक सी होती है, शायद, हाँ, कि कैस्पियन सी होती है, ठीक। यहाँ पे आपकी कैस्पियन सी होती है। तो आप यहाँ पे देखो कौन और ये इसके नीचे आपका ये होता है कौन-सा? अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे आपको तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान 3। अब देखिए आपको इन आंसर में कहीं मिल रहा है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। अज़रबैजान तो कहीं जाके ऊपर जॉर्जिया के पास मिलता है, आर्मेनिया के पास, और किर्गिस्तान मैंने आपको बता दिया कि ताजिकिस्तान की वजह से उसका बॉर्डर अफ़गानिस्तान से नहीं लग पाता। तो आंसर आप ढूँढो, 3, 4, 5 कहीं पे है, आंसर मिल गया आपको तीसरा वाला, ठीक। मैप वर्क आपको करना पड़ेगा, मैप मैं भूल गया इसमें डालने के लिए, नहीं दिखा देता, वैसे भी मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। मोनाज़ाइट जो बालू हिंदी में आता है, मोनाज़ाइट बालू करके वहाँ पे क्या मिलता है? तो वहाँ पे आपको थोरियम मिलता है, ठीक। मोनाज़ाइट जो एरिया है बालू का, केरला के कोस्ट पे, वैसे तो ये केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, एंटायर कोस्ट पे तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मिलता है, ठीक। तो कह रहा है मोनाज़ाइट इज़ अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, तो रेयर अर्थ थोरियम तो है ही। थोरियम केवल रेयर अर्थ ही नहीं है, थोरियम को न्यूक्लियर फ्यूल के तरीके भी यूज़ किया जा सकता है। तो पहला क्या है जो बताया उसने वो सही है।
दूसरा कह रहा है मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, वो भी बता दिया मैंने। तीसरा कह रहा है मोनाजाइट अकर नेचुरली इन द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, इंटायर कोस्टल सैंड ऑफ इंडिया, गलत, एंटायर पे तो नहीं मिलता है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। अब यहाँ देख लो एक्सट्रीम वर्ड यूज किया ओनली, लेकिन यही 1% का कॉन्सेप्ट है। ये क्यों 1% का कॉन्सेप्ट, आप थोड़ा सा सोचो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो होते हैं जिनका यूज हम करते हैं, यूरेनियम थोरियम, हम सबको पकड़ा देंगे, ये तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचोगे तो 1% वाला भी मिल जाएगा। चौथा सही हो गया, पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा आपका गलत हो गया। वो एंटायर कोस्ट पे नहीं होता है, केरला होता है, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, ऐसे कुछ कोस्ट है जहाँ पे मिलता है। अच्छा, इसको कैसे आप रेगुलेट कैसे गवर्नमेंट करती है, तो एक एटॉमिक एनर्जी, हाँ, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 आया, ठीक, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 आया, उसके थ्रू गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें मिली। मोनाजाइट होता क्या है, ये एक होता है रेडिश ब्राउन, लाल और ब्राउन कलर का, कुछ भूरे लाल कलर का, ये फॉस्फेट होता है, ठीक, फॉस्फेट। अभी मैंने इसलिए बता दिया आपको कि आपने टाइटेनियम आया हुआ था पिछले साल 2023 वाले क्वेश्चन की डिस्कस कर रहा था मैं, तो टाइटेनियम के बारे में और र्यूटाइल और इल्मेनाइट के बारे में पूछ लिया था उसने। तो इसलिए हो सकता है फॉस्फेट मिनरल को रिलेटेड आपसे ये मोनाजाइट के बारे में कभी पूछ ले, इसलिए बस बता दिया, इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होता है, तो भैया सबसे पहले आप मैप बना लो एक, ये है आपका इक्वेटर, ये आपका कैप्रिकॉन, ये है आपका कैंसर है, ये आपका कैप्रिकॉन है। यहाँ पे 2 बार, एक होती है 23 सितंबर को, एक होता है 22 मार्च को। 2 बार इक्वेटर पे होते हैं सन, 22 मार्च के बाद यहाँ पे जून में जाएगा, जब लॉन्गेस्ट डे होगा कैप्रिकॉन के कैंसर पे। तो कह रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो देख लो 22-23 जून के आसपास क्या पड़ेगा, सेकंड हाफ पड़ेगा ना आपका, सेकंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेटलैंड उनके लोकेशन के बारे में पूछा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड, वेटलैंड कहाँ पे, पंजाब में, तो नहीं, पंजाब में नहीं है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक, जे में है। इसको वहाँ पे होकेसर आइलैंड भी कहते हैं, ठीक, होकेसर आइलैंड वेटलैंड, होकेसर वेटलैंड कहते हैं, और क्वीन वेटलैंड ऑफ जम्मू कश्मीर भी कहा जाता है इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन, रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, सत्य है। रुद्र सागर लेक ये त्रिपुरा में है, सत्य है। सस्तम कोटा लेक ये आपका केरला में है, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, सब कुछ के बारे में बता देते हैं। आंसर आपको मिल ही गया होगा, क्या क्या सही है क्या गलत है, मैंने बता दिया एक एक करके, दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा गलत है। थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज कर लेते हैं। ओके सर को मैंने बता ही दिया। रेणुका वेटलैंड क्यों होता है, देखो, तो एक जमदाग्नि ऋषि थे, उनके जो पुत्र हुए भगवान के 10 अवतार में एक परशुराम जी, ठीक, उनसे उन्होंने कहा था कि अपनी माता की किसी कारणवश, वो कथा है, उन्होंने कहा था कि इनको मार दो, आप इनका सर काट दो। तो उनकी माता का नाम था रेणुका, उनके नाम पे ये रेणुका लेक वेटलैंड पड़ा है वहाँ पे, ठीक। तो और ये हिमाचल प्रदेश में है। और अगला जो रुद्र सागर लेक की बात आती है, तो पहले त्रिपुरा जो था ये सब असम का पार्ट थे, अहोम किंगडम का। तो अहोम किंगडम के एक राजा हुए, उनका नाम था लक्ष्मी सिंहा। लक्ष्मी सिंहा के जो पिताजी थे, उनकी याद में इन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक बनवाई, लेक बनवाया, और उसका नाम रख दिया रुद्र सिंहा, उनका नाम था, उनके नाम पे, उनका नाम था, सॉरी एक मिनट, किंग कौन से थे अहोम किंगडम के, उनका नाम था लक्ष्मी, सॉरी, सिंहा, ठीक। उनके पिता का नाम था रुद्र सिंघा, उन्हीं के नाम पे रुद्र सागर लेक उन्होंने नाम दिया। अब केरल में 3 लेक ऐसी-ऐसी हैं जो ज़रूरत है जिनको पढ़ने की। एक सस्तम कोटा लेक आपने देख ही लिया। सस्तम कोटा लेक में क्या-क्या होता है? तो देखो, ये केरला में है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक? इसको क्वीन लेक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक? ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की, ठीक? इसको क्वीन लेक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और कौन से रिवर पे है? ये कल्लाडा रिवर पे है, ठीक? कल्लाडा रिवर पे। और वहाँ पे 2 लेक और हैं, एक आपने वेम्बनाड लेक पढ़ा हो तो, वेम्बनाड लेक उसको कहते हैं जहाँ पे आपने कोई एक मूवी आई थी, वो टाइगर श्रॉफ और इसका नाम नहीं आता दूसरे का, टाइगर श्रॉफ की मूवी आई थी, जिसकी बागी बागी जो पहली पार्ट आई थी, उसमें आपने देखा होगा बोट रेसिंग करते हैं, वो बोट रेसिंग कहाँ पे होती है? वो होती है आपकी वेम्बनाड लेक में, ठीक? इसको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक? तो यहाँ पे बोट रेस होती है, केरला में मिलती है। इसको कोची लेक भी कहते हैं क्योंकि कोचीन है वहाँ पे, तो कोची लेक हो गया, ठीक? ये बात होगी। अगला है आपका अस्थामुड़ी लेक, ये एक रामसर साइट है, तो 3 लेक वहाँ पे हैं। बाकी आप साउथ की लेक वगैरह पढ़ लो, साउथ की लेक और थोड़ा बहुत जो इधर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लेक वोक मिलती है उनको पढ़ लिया करो। तो लेक पढ़ लो। अगर कोई मेरे पास पिक होगी तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। आंसर आपको मिल गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरोगी सुतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, ये टॉप ऑफ द ओपन सोर्स मशीन में से कौन है? तो देखो, टॉप ऑफ द ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? उसका लाइसेंस कोई भी यूज़ कर सकता है, उसमें कोई भी चेंजेस करने हो तो कोई भी कर सकता है। हम और आप, कोई जिसको नॉलेज हो, उसमें कोई भी चेंजेस हम ला सकते हैं। ना कि वो जिनको खरीदना पड़ता है, जिनका लाइसेंस आपको परचेज़ करना पड़ता है, ऐसे ये सॉफ्टवेयर या प्लेटफ़ॉर्म्स जिनको आप खुद से उन्हें रीडेवलप नहीं कर सकते, जिनको आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, वो होते हैं, उन्हें टॉप ऑफ द ओपन सोर्स नहीं कहते, उन्हें क्लोज़ सोर्स वाले कहते हैं, ठीक?
तो ये टॉप ऑफ द ओपन में आपका सब आ जाएगा। आरोग्य सेतु, कोविन, ये 2 तो उसी टाइम पे आया था, आरोग्य सेतु और कोविन। दीक्षा ये शिक्षा से रिलेटेड है। डिजिलॉकर आपके ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रखने के लिए। तो 4 ऑप्शन सही थे इस टाइम, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेब 3.0 का ये आया हुआ था क्वेश्चन, उस टाइम के लिए रिलेवेंट था। इसमें पहला कह रहा है कि देखो वेब 3.0 का क्या मतलब था कि पहले जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ थी ना, वो इनको चलाती थी, वेब पोर्टल्स को। 3.0 में ये आया कि कोई भी इनको रन कर सकता है, मतलब सब लोग मिलके करेंगे, ये नहीं कि कोई सब कुछ किसी कॉर्पोरेट बॉडी के हाथ में हो। और डेटा सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ किया गया इसमें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप कहीं भी बैठ के इसका डेटा एक्सेस कर सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला क्या कह रहा है, इनेबल करता है पीपल को टू कंट्रोल देयर ओन डेटा, कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है ब्लॉकचेन बेस्ड है। तीसरा कह रहा है कलेक्टिवली रेदर देन अ कॉर्पोरेशन इसको यूज़ करे, रन करे। तो तीनों सही हो गया उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट था नहीं आपके परिपेक्ष में, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। अब देखो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक। सारी मेहनत कल मैंने की थी, दोबारा से मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी करनी पड़ेगी मेहनत, आप खुद से कर लें। तो कह रहा है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, तो सबसे पहले देखो क्या आया था। क्वेश्चन तो देखते रहेंगे, लाओ क्वेश्चन ही देख लेते हैं, नहीं तो आपको भी कुछ अलग ही पढ़ा। हाँ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस बायर कैन कस्टमाइज़ देयर इंटरफेस एंड कैन चेंज देयर डेटा फील्ड, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है सेस यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेज़, आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर द फॉर्म ऑफ एसएएस। अब मैंने आपको एक वर्ड बताया था कैन, तो हो सकता है ना यार, ज़रूरी नहीं है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप इसके साथ जाएँगे कैन के साथ में, ठीक। और थोड़ा-सा अगर आपको समझ आ जाए, तो आउटलुक, हॉटमेल ये सब आप मान सकते हैं, तो इसमें तीनों आपका सही हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही माना जाता है, ज़रूरी नहीं सब कुछ आपको आता हो। अगर आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा है, तो उसमें होता था पहले आईएएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। दूसरा आया था पीएएस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। तीसरा आया आपका एसएएएस, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। इसमें क्या होता था, जैसे आपके पास कोई डेटा है, तो पहले आप चिप में या फिर हार्ड ड्राइव में रख के काम करते थे। कहीं पे एक्सेस करना, वहाँ ले जाना पड़ता था, वो होता था आईएएस। फिर आपको प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स मिलने लगे, उनको परचेज़ करके, उनमें क्लाउड्स होते हैं, उनको परचेज़ करके आप यूज़ कर सकते हो कहीं ले जा कर के। तीसरा ये आ गया कि जो सॉफ्टवेयर दे रहा है ना, वही आपको क्लाउड भी देगा। जैसे आपका गूगल वर्कस्पेस हो गया, गूगल के कितने सारे आते हैं। गूगल का यूट्यूब हो गया, अलग जो यूट्यूब हो गया आपका, फिर गूगल ड्राइव मिल जाता है आपको। गूगल ड्राइव पे सब कुछ अपलोड करके और उसी मेल से हर जगह कोई भी डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक ना? तो ये आपका सैस में आने लगा। वैसे ही आपका आउटलुक मेल, आउटलुक हॉटमेल, आउटलुक तो आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, उसका माइक्रोसॉफ्ट का होता है। जैसे आप लगाते हो ना @ gmail.com, ऐसे @outlook.com होता है, याहू मेल, ये सब इसी के हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है, और उसमें आप अपना डेटा मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे चाहो चेंज कर सकते हो। तो तीनों आंसर सही हो गए। मैंने कोशिश की थी कि शायद इसको कम टाइम में करवा पाऊँ, लेकिन लग नहीं रहा कि हो पाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नाउ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। इसमें बम्बार्डमेंट की तरफ आप जाओ, बम-वम की बात कर रहा है कुछ। इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि क्या टॉपिक क्या है। आपको आंसर निकालना है इससे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएँगे, इसको पढ़ के आपको कुछ होने वाला है नहीं। आप ऐसे क्वेश्चन कुछ दूसरा दे देगा, आप नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला कह रहा है, अ हाइपरसोनिक मिसाइल इज़ लॉन्च्ड इंटू द स्पेस टू काउंटर एन एस्टेरॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन द स्पेस। 2021 में डार्ट मिशन फाल्कन 9 के थ्रू, फाल्कन 9 जो रॉकेट है स्पेसएक्स से, नासा ने लॉन्च किया था डार्ट मिशन। जो एक एस्टेरॉयड आस-पास में था, उसको उन्होंने क्या किया था कि 2 पार्ट में करके अलग-अलग डायरेक्शन दे दी थी, ठीक? वो डार्ट मिशन था। उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ नहीं किया जा रहा था। अगर थोड़ा-सा आपको पता हो, उस टाइम पे अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल था ही नहीं, ठीक? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन अदर प्लैनेट बाय मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशंस। तो ये तो भाई हमारा चंद्रयान 3 भी गया था, इसका तो कोई मतलब बनता नहीं। तीसरा करा, अ मिसाइल इज़ पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डीऑर्बिट ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। आप एक ऑर्बिट में ले जाकर के कोई मिसाइल को आप रख देते हो स्पेस में, जब आपको वहाँ अर्थ पे कहीं पे टारगेट करना होता है, तब आप उसको डीऑर्बिट करते हो। इससे क्या होता है, सपोज़ करो ये अर्थ है, यहाँ पे कहीं आपका टारगेट है, आपने क्या किया, आप यहाँ पे हैं, आपने अपनी कंट्री के ऊपर स्पेस में ले जाकर के रख लिया कुछ मिसाइल्स, ठीक? अब आपको किसी कंट्री के साथ दुश्मनी या टारगेट करना है, तो इतना तो जो ट्रैवल करना है, इतनी जर्नी तो आपको ट्रैवल करनी ही नहीं है। हो सकता है इसमें आप वो दूसरी कंट्री में उनके यहाँ रडार सिस्टम लगा था, वो ट्रैक ही ना कर पाता। अब यहाँ पे तो ट्रैक कर पाता ना वो, हो सकता है शायद ट्रैक कर पाता। अब सडनली आप स्पेस में ले गए, स्पेस से यहाँ तक ले आए उनके सामने स्पेस में ही, फिर सडनली आपने गिरा दिया, उसमें टाइम बहुत कम मिलेगा। वो हाइपरसोनिक के जैसे ही काम करेगा। तो ये होता है, इसका ये मतलब था। देखो चाइना वगैरह ये जो स्पेस फ़ोर्स बनाने की बात करते हैं, चाइना, यूएस ना, उससे रिलेटेड टॉपिक था। इस पे क्वेश्चन आया था, तो तीसरा आंसर इसका बनेगा, चौथा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्यूबाइट क्यों मेंशन किया गया, क्यूबाइट का सीधा-सीधा आंसर होता है, बिट में आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर्स थे वर्क कर रहे थे, क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट में वर्क करता है, जो 0 और 1 को, दोनों के डेटा को एक साथ में कैलकुलेट करता चलता है, ठीक? बाकी 1-2 चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत और बता दूँ आपको मैं। जो तीसरा कह रहा है कि विज़िबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो वीएलसी मीडिया प्लेयर देख लो आप, विज़ुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
इसमें क्या होता है ना, विजुअल लाइट वाले में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक है, ठीक। तो वैसे आप वाईफाई, रडार इन सब का यूज करते हो ना। इसमें क्या होता है कि आप एलईडी का यूज करते हो, सामने फोटो डायोड जिसको एक्सेस करना होता है उसके यहाँ फोटो डायोड्स लगे होते हैं। ये ब्लिंक करती है, उससे सारा डेटा दूसरे के पास फोटो डायोड पे जाता है। वो इनक्रिप्ट करके डेटा को, डिक्रिप्टेड होता है, इनक्रिप्ट करके आपको देता है, आपको समझ आती है, ठीक। ये इसका सिंपल सा मतलब यही है। जैसे आपने लाइफ हाई पढ़ा हो, लाइट विजिबल, लाइट फाइडेलिटी, तो ये इस पे डिपेंड करता है, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे। और जो आपका वाईफ़ाई है, जो आप सेलुलर नेटवर्क से बात करते हो, जो आप ब्लूटूथ यूज़ करते हो, ये सब वायरलेस हैं, तो वायरलेस फाइडेलिटी पे वर्क करते हैं। तो जो चौथा ऑप्शन आपका दिया वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सब वाईफ़ाई बेस्ड होते हैं, ठीक? वायरलेस होते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन पे शॉर्ट वेव्स यूज़ की जाती हैं। शॉर्ट वेव कौन सी? रेडियो वेव्स का यूज़ होता है, ठीक? जो आपने पढ़ा हो कि आयनोस्फीयर एक बना होता है ऊपर, और वहाँ पे शॉर्ट वेव जाकर के कम्युनिकेशन के लिए काम करती हैं, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। हमारी बातें पहले स्पेस में जाती हैं, फिर दूसरे के नेटवर्क पे जाती हैं, मोबाइल फ़ोन पे जाती हैं। तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। आगे आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक? तो ये याद रखना वायरलेस कम्युनिकेशन पे कौन-कौन सी चीज़ें काम करती हैं। बाकी क्लाउड सर्विस पहले ही मैंने आपको बता दिया, क्लाउड सर्विस का क्या काम होता है, ठीक? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि अ हाँ, कह रहा है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो, पहला क्वेश्चन दूसरी बारे में था, दूसरा भी। ये कह रहा है क्लोज़ सर्किट टेलीविज़न रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब भी वाई-फाई ही होता है, ठीक? लोकल एरिया में वाई-फाई से आप कितनी दूर एक्सेस कर सकते हो, थोड़ी दूर में तो। तो कह रहा है शॉर्ट रेंज डिवाइसेज़ पे कौन काम करता है? अभी देखो मैंने बताया, शॉर्ट रेंज डिवाइस पे कौन-कौन काम करता है रेडियो डिवाइस पे? ये भी काम करता है, ये भी काम करता है, और ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे, क्लोज़ सर्किट टेलीविज़न, सीसीटीवी, समझ आया? कहीं भी लगा दिया कैमरा आपने और 500 किलोमीटर दूर बैठ के आप देख रहे हो अपने फ़ोन पे, यूज़ कर लिया आपने ना उसका, तो किस पे बेस्ड है ये? ये भी तो क्लोज़ सर्किट टेलीविज़न वाला भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शॉर्ट रेंज डिवाइस पे बेस्ड है। आप सोच रहे होंगे कैसे? यहाँ पे आप बैठ के एक सेलुलर नेटवर्क से दूसरे पे बात कर रहे हो, शॉर्ट रेंज वेव का ही यूज़ कर रहे हो ना, तो तीनों सही है इसके। अगला कह रहा है बायोफ़िल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विदिन ह्यूमन टिश्यू। बायोफ़िल्म क्या होता है? आपने फंगस-वंगस लगते देखा है उसपे? कोई आपके पास ब्रेड वगैरह हो रखी हो, फंगस लग जाता है। आपने कुछ बर्तन-वर्तन रखे हों, थोड़े टाइम के लिए पानी डाल के उसमें छोड़ दो, फंगस लग जाता है। तो क्या कह रहा है बायोफ़िल्म कैन फॉर्म, अब यहाँ पे कैन, यहाँ पे कैन, यहाँ पे कैन, ये भी काम करेगा। कैन फॉर्म ऑन मेडिसिनल इम्प्लांट विदिन ह्यूमन टिश्यू। देखो किडनी जिसकी फ़ेल हो जाती है तो उसमें जो फ़िल्टर्स वगैरह लगे होते हैं, उनको भी समय-समय पे डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, जिससे उसमें ऐसा कुछ होने ना पाए, या आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा अगर इम्प्लांट किया जाए जिसपे बायोफ़िल्म बन सके, तो उसको समय-समय पर उन्हें क्लीन करना होता है। तो हाँ, ऐसा है। दूसरा कह रहा फूड का, मैंने बता ही दिया कि फूड पे बन नहीं जाता। बायोफ़िल्म कैन एक्ज़िबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आप सपोज़ करो कि किसी चीज़ के लिए आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, तो अगर आपके शरीर में कहीं बायोफ़िल्म हो गई, सपोज़ करो कभी-कभी शरीर के ऊपर नहीं लग जाता है, कुछ सफ़ेद-सफ़ेद सा फफूंद जैसा कहीं पे आपको चोट-वोट लग गई हो तो ऐसा बन जाता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी का भी काम कर जाते हैं। एंटीबायोटिक आपको काम नहीं करेगी, ये भी होता है। तो तीनों सही हैं। तीनों सही हैं, और समय भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो थोड़ा और बढ़ाते हैं स्पीड को। प्रोबायोटिक आर मेड ऑफ, हाँ, इसमें प्रोबायोटिक के बारे में पूछा रहा है। तो कह रहा है प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टो से आपको समझ आया होगा दूध, तो लैक्टोबैसिलस इसमें एक बैसिलस आपका एक बैक्टीरिया होता है, ठीक? अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। द ऑर्गेनिज़्म इन द प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। जो हम फूड में प्रोबायोटिक्स को लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर खुद से नहीं बनते, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। इंसुलिन भी हमारे शरीर के अंदर बनता है, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज़ की किसी को भी, तो हमें बाद में इंसुलिन लेना पड़ता है एक्स्ट्रा अमाउंट में, क्योंकि वो उतना काम नहीं कर पाता है। तो ऐसा नहीं नेचुरली बनता है, कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है? प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क एंड शुगर्स, तो सही है। लैक्टोबैसिलस के हिसाब से, तो पहला सही, तीसरा सही आंसर आपका, सही ही सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम के बारे में पूछ रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन एमआरएनए पे बेस्ड बनाई थी। तो एमआरएनए अगर आपको याद हो तो मॉडर्ना ने बनाई थी, यूएस की कंपनी थी, ठीक? ये तो हमारा कौन-सा था? वेक्टर, कौन-सा वायरल वेक्टर बेस्ड, नहीं, वेक्टर बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म पे था। दूसरा स्पुतनिक 5, ये भी उसी पे था। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया था, ये रसिया ने बनाया था। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया था इंडिया क्यों? पैथोजन इनएक्टिवेटेड पैथोजन की बेस्ड था। तो पहला गलत, दूसरा तीसरा सही हो गया, आंसर आपको मिल गया। अच्छा, ये तो साफ दिख भी नहीं रहा होगा एक हिसाब, 1 मिनट, कुछ करते हैं इसके बारे में। हुँ, हाँ, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ करते हैं। चलिए, हाँ, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म सोलर फ्लेयर रीचेज़ ऑन द अर्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ? पॉसिबल इफेक्ट कौन से होंगे अगर सोलर फ्लेयर अर्थ पे आ रही है, ठीक? तो कौन-कौन से इफेक्ट हो सकते हैं? तो सोलर फ्लेयर क्या होती है पहले ये समझते हैं। देखो सोलर फ्लेयर क्या होती है? सन है, ठीक?
आप इसमें ही हाइड्रोजन इकट्ठा होके हीलियम बनाते हैं, फ्यूज़न रिएक्शन होती है, बहुत सारी हीट जनरेट होती रहती है, ठीक? अब यहाँ पे विंड बहुत स्पीड में चलती है उसके एटमॉस्फेयर में, तो कभी-कभी क्या होता है कि ये जो यहाँ से हीट निकल रही होती है, इसको बहुत ही स्पीड से बाहर लेके निकल जाती है उसके एटमॉस्फेयर, तो दूसरे ग्रह के एटमॉस्फेयर में वो पहुँच जाता है। तो आपने ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस के बारे में पढ़ा होगा, जो बहुत अच्छा एक इमेज क्रिएट होके आती है, कभी-कभी न्यूज़ पे दिखाते रहते हैं कि यहाँ पे कुछ एक सन रेज़ जैसी चमक रही हैं। तो आपके एटमॉस्फेयर में घुसते ही ना, उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर जो है वो रेज़िलिएंट है, आपके लिए रेज़िलिएंट बनाता हूँ उन सारी चीज़ों को, नहीं तो एटमॉस्फेयर नहीं होता तो डायरेक्ट अटैक करता है, वो अच्छा नहीं दिखता, आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता। तो ये एटमॉस्फेयर का काम होता है, तो आपको बहुत अच्छा-अच्छा दिखता है। आपको लगता है कि हाँ, अरे ऐसा तो ये तो स्वर्ग मिल गया हमें पूरी तरीके से, ऐसा कुछ लगने लगने लगता है। वहीं पे एटमॉस्फेयर आप हटा दो, तो फिर आपको लगेगा कहाँ ही आ गए। तो सोलर फ्लेयर वो होती हैं, अगर वो आती हैं अर्थ पे या किसी प्लैनेट पे, तो क्या होता है? तो क्योंकि उसमें हीट है और जीपीएस नेविगेशन टेक्नोलॉजी वगैरह आयन बेस पे काम करती हैं। कैटायन और कौन-सा होता है? एनायन, कैटायन ये सब एनायन, कैटायन होता है कौन-सा? पॉज़िटिव, नेगेटिव वाला? हाँ, ऐसे कुछ होता है। यार साइंस भी भूल गई। हाँ, तो चलो उसमें तो जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम का जो है ये काम, ये फ़ेल कर सकता है, क्योंकि इसकी सैटेलाइट्स तो आपका आयनोस्फीयर में होंगी और ऊपर भी रहती हैं। और दूसरा सुनामी आ सकती है। सुनामी थोड़ी आएगी यार, इक्वेटोरियल रीजन में इतना भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तीसरा कह रहा है कि सुनामी अर्थक्वेक वगैरह से आती है ना, या फिर सडनली कोई आपके यहाँ मेटेओराइट स्ट्राइक कर जाए, ठीक? मेटेओर स्ट्राइक कर जाए। तीसरा कह रहा है कि पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड, पावर ग्रिड डैमेज हो सकता है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। और चौथा क्या कह रहा है, इंटेंस ऑरोरा कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, ठीक? हाँ, तो होता है ना, मैंने आपको बताया ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ऑरोरा बोरियोलिस, और इंटेंस भी हो सकता है अगर ज़्यादा उसमें इंटेंस फॉर्मेट में आ जाए वो, मतलब बहुत इम्पैक्टफुल हो अगर सोलर फ्लेयर तो। अगला कह रहा है फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट। नहीं, इतना तो नहीं करेगा ना, किसी एक एरिया में ही आएगा, और फॉरेस्ट फायर तो नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा एटमॉस्फेयर रिजिलिएंट है, तो आग तो नहीं लगने देगा। और अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन कह रहा ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब हो सकती हैं। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। तो ये सारे हो सकते हैं, एक तो सुनामी नहीं हो सकती है, और दूसरा आपका वो नहीं हो सकता है, आग नहीं लग सकती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें आप आंसर देख लेना कौन कौन सा सही, दो हटा करके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की किस लिए, विच मॉनिटर द इमिशन रिडक्शन प्लेसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज अ डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका यही सही है, ठीक? एक मिनट, इसका यही सही है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन मिल करके एक कोलिशन बना करके क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर उन्होंने बनाया, कि जो आप प्लेस किए हो पेरिस क्लाइमेट में, जो पेरिस क्लाइमेट समझौता हुआ था, उसमें आपने जो कहा था 2015 में कि हम इतना-इतना कम करेंगे, आपने 2005 के लेवल का 30% करेंगे, किसी ने कहा था 45%, तो उसको ट्रैक कौन करेगा? इसलिए बनाया गया था। बाकी आईपीसीसी 1988 में बन के आया था, और आईपीसीसी के बाद अगर हम देखें, तो आपका ये देखो, वैसे आंसर इसका आप यूएनएफसीसीसी से लगेगा, क्योंकि इसी के अंदर तो हुआ था पेरिस क्लाइमेट, लेकिन ये इसका काम नहीं है। बाकी 1992 में आया था, जब अर्थ समिट हुआ, तो 2-3 चीज़ें निकल के आई थी आपका, एक यूएनएफसीसीसी निकल के आया था, एक कुछ बायोडायवर्सिटी वाला निकल के आया था, हुँ, एक और निकल के आया था, हाँ, एक और कुछ निकल के आया था। तो किसी दिन उसको भी बताएँगे अगर मिल गया तो। अगले क्वेश्चन की तरफ, हाँ, एक और रह गया, एजेंसी फाइनेंस्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक पहले ही बता दिया कैसे बन के आया था। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आपका बना था 1972 में, ठीक? जब आपका वो हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में हुआ था, जब आपका 5 जून डिसाइड किया गया एनवायरनमेंट डे के रूप में, तब से। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है द क्लाइमेट ग्रुप इन एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट डिराइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन्स देम। कह रहा है क्लाइमेट ग्रुप है जो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन उसके आगे ये क्या कह रहा है? उसके आगे कह रहा है कि ये लार्ज नेटवर्क बनाता है और उन्हें रन करता है। तो लार्ज नेटवर्क तो भाई कंट्रीज तो बना नहीं पा रही, तुम कहाँ बनाओगे? और दूसरा कह रहा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक? कह रहा है लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव ईपी 100। अब ईपी 100 क्या था? ईपी 100 के बारे में बता देते हैं आपको। ये क्लाइमेट ग्रुप जो है ना, इसके अंदर में एक ये लाया गया कि हम चलो कुछ देश की 100 अलग-अलग देश की कुछ 100 कंपनीज़ को हम लेते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी एनर्जी एफिशिएंसी पे काम करें। वो एनवायरनमेंट के प्रो बने, ना कि एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वाला काम करें। तो हाँ, ये कोई इनके साथ का था, ठीक? लेकिन आईईए का इसमें कोई रोल नहीं था। तीसरा कह रहा है ईपी 100 ब्रिंग टुगेदर लीडिंग कंपनीज़। देखो वही बात ये तीसरे में कह रहा है, जो दूसरे में ईपी 100 जहाँ पे समाप्त हुआ, वहीं से तीसरे में ईपी 100 की बात वो पूरी बता रहा है। तो तीसरा आपका सही है, ठीक? और चौथा कह रहा है कि सम इंडियन कंपनीज़, हो सकता है भाई सम इंडियन कंपनी जिसमें हो। और पाँचवाँ कह रहा है कि आईईए सेक्रेटेरिएट अंडर 2 कोएलिशन का जो है, वो सेक्रेटेरिएट के रूप में काम करता है, तो नहीं।
वो जो क्लाइमेट ग्रुप है ना आपका, वो क्लाइमेट ग्रुप अंडर टू कोएलिशन का एक सीक्रेट मतलब सचिवालय के रूप में काम करता है, सेक्रेटरिएट के रूप में काम करता है, ठीक, ना कि आईईए काम करता है, ठीक। तो आपका पांचवा गलत हो गया। अब आंसर ढूंढो आप, पांचवा गलत, पांचवा गलत, पांचवा गलत, एक तीन चार। मतलब लार्ज नेटवर्क को भी बनाता है और उन्हें रन भी करता है। ऐसे एक्सट्रीम मोड को हर वक्त नहीं आप लगा सकते हैं। तो लार्ज नेटवर्क को ये लोग बना भी रहे हैं और उसको रन भी कर रहे हैं। पहला सही आपका, तीसरा सही, चौथा सही, दूसरा गलत हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें आईईए का कोई रोल नहीं है। जहाँ पे आईईए है उसका कोई रोल यहाँ पे है नहीं। लेकिन अंडर टू कोलिशन क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। तो क्लाइमेट ग्रुप क्या है ना, इनका एक टारगेट है क्लाइमेट ग्रुप का कि 2050 तक हमें, क्लाइमेट ग्रुप का टारगेट क्या है कि 2050 तक हमें नेट जीरो ले आना है। नेट जीरो वर्ल्ड वाइड करना है, नेट जीरो, ठीक। और उसी के साथ एक अंडर टू कोलिशन, जो अंडर टू कोलिशन है ग्रुप ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट का, 2015 में बना था। इनका काम है कि जीएचजी को, ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को रिड्यूस करने का काम है इनका, ठीक। बाकी आईई के ए के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। ये 1974 में बना था, ठीक। ये पेरिस बेस्ड है और ये पॉलिसी का बनाता है, एनर्जी से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है ना उनमें हेल्प करता है। बाकी ईपी 100 बता ही दिया। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा समझाते-समझाते फिर टाइम लग जाता है। कह रहा है इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग ऑफ द अर्थ, जो रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो आपके लिए हवा का काम करता है, लंग का काम करता है। तो श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज़ किडनी। तो किडनी का काम क्या होता है? छानना। अब आपको आंसर बताना कि सबसे सही रिफ्लेक्ट कौन-सा कर रहा है? पहला कह रहा है वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व करता है सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल पर्कोलेशन एंड इवेपोरेशन। यहाँ पे उसने वेटलैंड दे दिया, उसी के बारे में सब कुछ लिख रहा है। लेकिन आपको किडनी पकड़ना है, किडनी का काम क्या है? छानना। अब आपको वहीं ढूँढना, कहीं पे छानने वाला मिला है? Algae form the nutrient base upon which fish, crustacean, mollusk, bird, reptile and mammal thrive। तो ऐसा कुछ नहीं। तीसरा क्या है? Wetland play a vital role in maintaining the sedimentation balance and soil stabilization। यहाँ पे भी wetland की बात कर रहा है ये। मैंने कहा आपको कितनी ढूंढनी है, तो कह रहा है कि aquatic plant absorbs heavy metals and excess nutrients। तो ये क्या कर रहे हैं? कुछ जो भी उसमें excess nutrients हैं या heavy metals हैं वाटर में, उनको खींच रहे हैं प्लांट्स। काम क्या कर रहे हैं? छानने का, उसको प्यूरीफाई करने का, वही काम है। आंसर चौथा है आपका। ये एयर क्वालिटी पे उस टाइम पे क्वेश्चन आया था, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ पढ़ लेना इसमें, आप पीएम 2.5, पीएम 10, वो एक होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 गैसेज़ आती हैं, उन्हें आपको पढ़ना है। दूसरा होता है NaAQS, इसमें 12 टाइप की गैसेज़ आती हैं। दोनों शंकर आईएएस में आपको मिल जाएगा, वो दोनों आप पढ़ लेना। और रही बात इस क्वेश्चन की, तो इस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आप बिना डेटा रट के बैठे नहीं होते हो, बिना डेटा के ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुच्ची क्या होता है, ठीक। तो गुच्ची एक काइंड ऑफ फंगस है, ठीक। एक काइंड ऑफ फंगस है। फंगस जैसे मशरूम खाते हो आप, तो समझ लो वही। तो कह रहा है इट इज़ अ काइंड ऑफ फंगस। दूसरा कह रहा है इट इट ग्रोज इन सम हिमालयन, हो सकता है सम हिमालयन एरियाज में। दूसरा कह रहा है इट इज़ कॉमर्शियली कल्टीवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो देखो पहली बात तो वेस्टर्न इंडिया में होता है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में होता है। लेकिन अगर आप एक कॉमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल ग्रोन नहीं है ये, ठीक। ये कॉमर्शियल, देखो कॉमर्शियल एक टाइप का नेगेटिव वर्ड साउंड करता है। हम कहते हैं खुद को वो कौन सा सोशलिस्ट कंट्री की लिस्ट में हम डालना चाहते हैं, वैसे कहते नहीं है, लेकिन हाँ, हम मानते हैं कि हम सोशलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट नहीं हैं, जहाँ पे केवल बस एक ही चीज़ की बात है। तो हमारे लिए कॉमर्शियल थोड़ी नेगेटिव साउंड करता है, भले हम माइंडसेट थोड़ा कैपिटलिस्ट का लेके ही चल रहे हैं, वो अलग बात है। अगला क्वेश्चन, विद रिफरेंस टू पॉलीएथिलीन, पॉली नहीं क्या है, हाँ, पॉलीएथिलीन टेट्रापैथलेट की बात कर रहा है। द यूज ऑफ व्हिच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है इट फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर टू रीइंफोर्स दियर प्रॉपर्टीज। सही है। दूसरा कह रहा है कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, एनी, ये देखो आप। तीसरा कह रहा है बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट, कैन बी रिसाइकल, हाँ किया जा सकता है। चौथा कह रहा है आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। आपने शंकर आइस पढ़ी होगी, उसमें कुछ 8 टाइप के दिए गए हैं कि कैसे कैसे हम किसी चीज़ को डिस्पोज करते हैं। तो इंसिनरेशन उसमें एक टॉपिक है। इंसिनरेशन में हम सीधा सीधा जला देते हैं किसी चीज़ को, तो उससे एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, ये गलत दिया गया है। और कंटेनर कोई भी ऐसा बने कि हम कोई भी टाइप का अल्कोहलिक बेवरेज रख सकते हैं, ये भी गलत है। बाकी दोनों पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, एक दिन आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा बर्ड नहीं है, तो गोल्डन मछली एक टाइप की मछली, बाकी सब बर्ड हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन से हैं, ठीक। तो इसमें आपका इसको रटना पड़ेगा और कुछ नहीं, अल्फाफा, चिकपी, क्लोव, 3 है, बाकी नहीं है। और 2-3 और होते हैं, मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बता दूँगा, ठीक। बायो ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता दूँ, सारी स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देखो हाँ, अगर आप ये चाहो कि पढ़ना चाहो कि कैसे एलिमिनेट करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ्स, ठीक। दूसरा क्या है डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेजिड्यू। बायोरॉक बिल्डिंग मटेरियल की बात कर रहा है। यहाँ पे बायोरॉक पढ़ना, बिल्डिंग की बात कर रहा है, बड़ी-बड़ी इमारत बनाने की।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस। चौथा कह रहा है प्रोवाइडिंग साल्ट लीक्स फॉर वाइल्ड एनिमल इन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक, दूसरा बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है, तीसरा सेल गैस के बारे में बात कर रहा है, चौथा कह रहा है एनिमल वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे बायो की बात की गई। बायो की देखो, रॉक का मतलब ही पत्थर होता है, लेकिन बायो देखो वो बायोलॉजिकल किसी चीज़ की बात कर रहा है, जैसे जो हम इस तरीके से बनाएं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, उस हिसाब से आप आंसर में जाओ तो बायो रॉक का मतलब कोरल होता है। उस टाइम पे न्यूज़ में चल रहा था ये। ठीक, क्या है कि जितनी हीट हो रही है इस टाइम पे ओशियन भी वहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा है। वहाँ पे जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से जो जितने जगह पे कार्बोनेशन होता है तो कोरल लीव्स वगैरह पिघल जाती हैं। तो क्या होता है, कोरल लीफ क्या होता है, एक होता है आपका एल्गी, ठीक, दूसरा होता है फंजाई। ठीक, फिर कोरल बनते हैं, इसमें एक पिगमेंटेशन होता है। वो जब डेथ हो जाती है ना उनकी, तो ये पिगमेंट जो एक जगह पे सीमेंट बन जाता है एक जगह पे जाकर के। ठीक, उनके ऊपर नए नए कोरल बनते जाते हैं, वो उनका घर होता है। अब क्योंकि ये पिघल रहा है, जब उनकी जो ओशियन की उस वाटर की जो टेम्परेचर है वो जब बढ़ जाएगा, उसमें कार्बोनेशन का पार्ट CO3 माइनस का पोर्शन कम हो जाएगा। ठीक, ये भी संकरा इसमें है। तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और कोरल को नुकसान होता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा बायो रॉक जैसा बनाएं जो खुद से हम बना सकें और अलग अलग एरिया में उन्हें डाल सकें ओशियन में, जिससे इनका रिस्टोरेशन हो सके। इसके बारे में वो उस टाइम पे न्यूज़ में था। मियावाकी मेथड की बात कर रहा है। मियावाकी मेथड का उस टाइम पे न्यूज़ में था। जापान की एक महिला है या पुरुष है पता नहीं, नाम के हिसाब से तो महिला ही लग रही हैं। इन्होंने कहा था कि अब लोगों ने बोला कि हम कैसे अर्बन एरिया में फॉरेस्ट बनाएं, तो इन्होंने कहा कि भैया सड़क के किनारे बना लो। आपने कोई सोसाइटी बनाई, उसमें 2-4 पार्क हैं, उसमें पेड़ लगा लो। तो छोटे-छोटे आप अर्बन एरिया में फॉरेस्ट डेवलप करो। बाकी कोई आंसर नहीं है। 50 क्वेश्चन हो गए और मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक ही वीडियो में कंक्लूड करूँ या दूसरे वीडियो में कंक्लूड करूँ। एक वीडियो और बना देता हूँ। चलिए, आप यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड, क्योंकि आज ही बनाऊँगा मैं दोनों वीडियो। मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ कि दूसरा वीडियो भी आज ही अपलोड करने की पूरी कोशिश है मेरी। कारण इसका ये है कि अब हमने टारगेट टारगेट किया है कि 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो हमें कंप्लीट करना है। ठीक, अब कल नहीं पढ़ पाया तो आज तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, ये वीडियो बना है हमारा 1 घंटे से ऊपर का। दूसरा वीडियो भी ऐसे बनेगा, लगभग 2 ढाई घंटे आपको लग जाएँगे। ठीक, तो आप यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ इसको वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड आप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। हमारा है, आपका है, जिसका भी है आप मान लीजिए। आप वहाँ पे जाएँगे, हम आपको वहाँ पे क्लिप वगैरह प्रोवाइड कराएँगे और आप उसको चैनल को जॉइन करिए, टेलीग्राम चैनल को, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। और लाइक आप कमेंट नहीं करके बताते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, या कुछ भी बताइए। अच्छा है तो अच्छा बताइए, बुरा है तो बुरा बताइए। आप लोग देखते ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है? तो आप कोशिश करिए और हम कैसे भी टारगेट करके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे 10 दिन में। तो चलिए, धन्यवाद।